सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट 1 के क्विक शॉट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी सारे टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसका मतलब ये होता है कि हमें प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग और कंट्रोल करना होता है हमें अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे उसको इस प्रकार से मैनेज करेंगे जिससे वो समय पर कंप्लीट हो, हमारा जो बजट है वो बेसिकली प्रॉपर हो, साथ के साथ क्वालिटी जो हो उसके साथ हम लोगों को किसी भी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज़ न करनी पड़े। एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग समझना चाहें तो एक जैसे कॉलेज अटेंडेंस एप्लीकेशन हमारे पास है तो एसपीएम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये इंश्योर करेगा कि बेसिकली सेमेस्टर टाइम पे स्टार्ट हो, यानी कि टाइम और एक्स्ट्रा कोई भी मनी या फिर बिना हमारे किसी मनी स्पेंड से वो प्रॉपरली हम लोग उसको डेवलप कर पाएँ, साथ के साथ वो कभी क्रैश ना हो। मतलब जब भी लोग उस पे अपनी अटेंडेंस को फ़िल करें, प्रॉपरली हम लोग अपनी अटेंडेंस को फ़िल कर पाएँ। यानी कि क्वालिटी, कॉस्ट और टाइम तीनों चीज़ें मेंटेन कौन करता है? एसपीएम यानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की एक्टिविटीज़ यानी कि स्टेप्स कौन-सी हैं जिनको हम लोग फॉलो कर सकते हैं और एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली डेवलप कर सकते हैं, जो पिछले पेज में हमने पढ़ा टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग यानी कि हमें यूज़र की नीड्स को अंडरस्टैंड करना होगा। प्लानिंग यानी कि हमें टाइम, कॉस्ट और रिसोर्सेज को डिफाइन करना होगा। डिज़ाइन, अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें स्ट्रक्चर को बनाना है, यानी कि किस तरीके से हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे उसको हम लोग डायग्राम्स या फिर किसी चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि जो प्रॉपर फ्लो मेंटेन हो वो हमेशा ही मेंटेन रहे। चौथे नंबर पे डेवलपमेंट यानी कि हमें कोडिंग वगैरह करनी होगी तो उसको हम लोग एक्चुअल कोड यहाँ पर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए राइट करेंगे। फिफ्थ स्टेप टेस्टिंग। टेस्टिंग का सिंपल मतलब ही ये होता है कि हमें एरर्स को फाइंड करना है और फिक्स करना होता है। टेस्टिंग के अंदर डिबगिंग भी आता है। ये टेस्टिंग एंड डिबगिंग दो प्रोसेसेस होती हैं, हैंड इन हैंड चलती हैं ये। सिक्स्थ पे बात करें तो डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस यानी कि हमें प्रोडक्ट जो है उसको यूज़र को डिलीवर कर देना है। साथ के साथ अगर टाइम टू टाइम अगर यूज़र किसी प्रकार की इश्यूज़ को रिपोर्ट करता है तो उसे हमें फिक्स भी करना होगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग समझना चाहें तो द कॉलेज ऐप, यानी सबसे पहले हमें गैदर करना होगा, यानी कि स्टूडेंट से पूछना होगा। यूज़र्स हमारे लिए यहाँ पर स्टूडेंट हैं और वो ये बताएंगे कि क्या क्या उनकी नीड्स हैं। डिज़ाइन यानी कि हम एप्लीकेशन की डिफरेंट तरीके की स्क्रीन जैसे होम स्क्रीन हो सकती है या फिर किसी पर्टिकुलर पेज पर जब वो लॉगिन करेगा तो उसका डिस्प्ले या फिर स्क्रीन कैसी होगी उसको हम लोग पेपर्स पे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हम लोग कोडिंग करेंगे, कोड लिखेंगे, जैसे कि पाइथन के अंदर हम लोग कोड लिख सकते हैं। और जो फोर्थ स्टेप है वो है टेस्टिंग, यानी कि हमें लॉगिन करना यूजिंग फेक पासवर्ड और बग्स को चेक करना, फिक्स करना कि लॉगिन प्रोसेस के दौरान किसी भी प्रकार की एरर न आए। सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज एंड मेथोडोलॉजीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले कैटेगराइजेशन और मेथोडोलॉजीज। जो मेथोडोलॉजीज़ वाला पार्ट है वो सेकंड यूनिट के अंदर डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दी गई है उसकी। कैटेगराइजेशन की बात करें तो जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे साइज के बेसिस पर, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर, टीम के बेसिस पर। जैसे अगर स्मॉल साइज एप्लीकेशंस की बात करें तो कैलकुलेटर हो सकते हैं या फिर नॉर्मल कैमरा सॉफ्टवेयर्स जो हम डेवलप करते हैं उनको इसके अंदर ले सकते हैं। मीडियम की बात करें तो मीडियम के अंदर बेसिकली कौन सी आ जाएंगी? वेबसाइट्स, जिनके अंदर हमें थोड़ी जो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर जाती है। और टीम जब इसके अंदर बात करें तो एक सिंगल ह्यूमन के लिए शायद ये मेंटेन करना उतना आसान ना हो। लेकिन थर्ड जब हम कैटेगरी के अंदर बात करें तो सबसे लार्ज कॉम्प्लेक्सिटी जिसके अंदर होती है, लार्ज साइज जिसकी होती है और टीम जिसके अंदर लार्जली मेंटेन करके रखना पड़ता है, वो होती हैं बैंकिंग सिस्टम। क्योंकि डिफरेंट तरीके के यूजर्स की डिफरेंट तरीके की नीड को हैंडल करने के लिए एक ह्यूमन इनफ नहीं होगा। तो कैटेगराइजेशन के अंदर स्मॉल, मीडियम और लार्ज। स्मॉल के अंदर सिंपल ऐप्स, मीडियम के अंदर वेबसाइट्स और लार्ज के अंदर बैंकिंग सिस्टम, जिसको मेंटेन करने के लिए जो साइज होगी टीम की वो काफ़ी बड़ी होगी। इन एप्लीकेशंस की साइज़ भी बड़ी होती है क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट तरीके की फंक्शनलिटीज़ हमें अचीव अचीव करनी होती है, जैसे पेमेंट करना होता है, अकाउंट बैलेंस चेक करना होता है, मिनी स्टेटमेंट देखना होता है, ये सारी चीज़ें। और कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो ऑब्वियसली इसके अंदर डिफरेंट वेराइटी ऑफ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर होगी बैंकिंग एप्लीकेशंस के अंदर। इसको हम लोग वन लाइन टेक अवे यानी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझना चाहें तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट को डेवलप करना है या फिर ऐसा प्रोजेक्ट चूज करना है
जिसके अंदर जो साइज हो वो भी प्रॉपर हो। कहने का सिंपल मतलब ये है कि जब भी आप प्रोजेक्ट को चूज करें तो उसको ऐसे चूज करें कि आप अगर बिना किसी टीम के भी वर्क करना चाहें तो उस पर वर्क कर सकें। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी टफ ना हो कि गिवन टाइम स्पैन के अंदर आप उसको डेवलप ही ना कर पाएँ, और साइज भी काफ़ी प्रॉपरली मेंटेन करें, क्योंकि साइज जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा ऐसे यूजर्स जिनके पास अच्छे डिवाइसेस नहीं हैं उनके लिए इन एप्लीकेशंस को यूज करना, ऐसे बोले तो उनके लिए कॉम्पेटिबल ही नहीं होंगे। प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कार ऐसी हो सकती है जिसके अंदर स्टीयरिंग ही ना हो? इसको हम लोग इसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और उसके अंदर हमने कंट्रोल के प्रिंसिपल्स को यूज नहीं किया है, आइदर प्रिंसिपल कंट्रोल मेथड या फिर मैनेजमेंट कंट्रोल मेथड। तो प्रिंसिपल्स जो होती हैं वो ये बताती हैं कि हमें अपने एप्लीकेशन को जो डेवलप कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, उसके लिए सिंपल और प्रॉपर मैनेजमेंट जो होती हैं उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास, एक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए और टीम का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि कौन सा टीम का मेंबर कौन सा वर्क कौन से सॉफ्टवेयर के लिए कहाँ करेगा, ये चीज़ें। जबकि मैनेजमेंट कंट्रोल की हम लोग बात करें तो मैनेजमेंट कंट्रोल का सिंपल मतलब ये है कि ये एक ऐसा एक्टिव प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग चीज़ों को फिक्स करते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैनेजमेंट की बात ही तब आती है जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं। तो वहीं हुआ कि मैनेजमेंट के अंदर हमें प्रोग्रेस को कंटिन्यूअसली ट्रैक करना होता है, प्लान के साथ कंपेयर करना होता है कि हम प्लान के साथ आगे चल रहे हैं या फिर पीछे हो चुके हैं। सेकंड चीज़, अगर पता चलता है कि हम पीछे हैं तो हम उस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। एक बेहतरीन चीज़ ये है कि जब हम गुड मैनेजमेंट रखेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर या फिर रियल लाइफ के अंदर भी। और साथ के साथ अगर हमने प्रॉपर कंट्रोल एक्टिव कंट्रोल फिक्स कर रखा है चीज़ों पे, तो जब भी चीज़ें ऑफ ट्रैक भी जाएंगी ना तो हम उनको प्रॉपरली फिक्स कर पाएंगे, प्रॉपरली ऑन द ट्रैक लेकर के आ पाएंगे। पोर्टफोलियो एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को समझने के लिए आप ये अज्यूम करें कि आप किसी कंपनी के लीडर या फिर सीईओ हैं। तो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मैनेजमेंट का सिंपल मतलब ये हुआ, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये एक बिग पिक्चर है। सिंपल इसका मतलब ये हुआ कि हमें सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जिन पे हम वर्क कर रहे होते हैं उनको हम लोग अपने कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइन करेंगे। इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम मैनेजमेंट, यानी कि कंपनी के गोल्स के साथ अलाइनेशन कर रहे हैं स्ट्रेटेजिकली। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें हमारी कंपनी को शायद ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स पे वर्क करना पड़ सकता है एक ही बारी में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रायोरिटी डिफाइन करना है, किसने ज़्यादा पैसा दिया है, किसने कम पैसा दिया है उसके बेसिस पर बोल सकते हैं, या फिर किसने हमें ज़्यादा दिन का समय दिया है, किसने कम दिन का समय दिया है, किसको जल्दी चाहिए एप्लीकेशन, किसको लेट से चाहिए एप्लीकेशन, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर और उसके हिसाब से रिसोर्सेज को अलोकेट करना। तो सिंपल इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के अंदर अगर कोई चीज़ आती है, जैसे कार धुलने के लिए आती है, तो कौन सी कार पहले धुलेगी, कौन सी कार बाद में धुलेगी, इसका ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि स्ट्रैटेजी जो होती है वो हमारे लिए डेस्टिनेशन को सेट करती है। अब जैसी स्ट्रैटेजी होगी वैसा ही तो डेस्टिनेशन मिलेगा, इसमें तो कोई भी ऐसा नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। साथ के साथ जो पोर्टफोलियो होती है ये बताती है कि हमें कौन सी राइट व्हीकल्स चाहिए हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो कंपनी की सिंपल स्ट्रेटजी ये है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करो, लेकिन साथ के साथ ये ध्यान रखो कि वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइंड हो। दूसरी चीज़, हम लोग सही प्रोजेक्ट को सही टाइम पर उठाएं, सही टाइम पर कंप्लीट करें, वरना कंपनी पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि हमें कौन से प्रोजेक्ट को राइट टाइम पर कंपनी को उठाना चाहिए, जिसके अंदर रिसोर्सेस अलोकेट करना चाहिए और प्रॉपरली उसे टाइम पे कंप्लीट करने पे ध्यान देना चाहिए। अगर जिस प्रोजेक्ट को हमने उठाया है उसका बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा है तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि हमने सही प्रोजेक्ट को चूज किया है। लेकिन अगर कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है बेनिफिट से तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हम लोग लॉस में जाएंगे। ऐसे प्रोजेक्ट को टाटा बाय बाय बोल दें आप। रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू अगर हम लोग समझना चाहें तो जैसे किसी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के लिए अगर हम लोग बोलते हैं, तो जैसे मानते हैं कि हमारे लिए उसको इन्वेस्ट करना होगा $500, और अगर ये आइडिया काम कर जाता है तो हमारे लिए ये नियरली $2000 हर एक साल में ऐसे बोल सकते हैं कि प्रॉफिट देगा। तो इसका मतलब ऑब्वियसली इस पे काम करना चाहिए, वरना अगर ऐसा हो कि हमारे लिए $200 का प्रोडक्टिविटी प्रॉफिट टोटल ऑल देगा तो उस प्रोजेक्ट पे काम करना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, उसको बाय बाय कह के हम साइड में हो जाएंगे। सिंपल डायग्राम एक्सप्लेन किया है, आप अपने लिए तराजू बनाएं और उस तराजू पे देखें कि कॉस्ट जो है वो हल्का है या नहीं। अगर हल्का है तो फ़ायदेमंद चीज़ है, अगर भारी हो जाता है कॉस्ट तो फिर तो आप हल्के हो जाएंगे।
बेसिक रिस्क कॉन्सेप्ट, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, हमने सबसे पहले ये समझा कि कंपनी कौन से सॉफ्टवेयर को चूज करना चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर पे टाइम देना चाहिए। उसके बाद हमने ये समझा कि हमने ये सब तो कर लिया, लेकिन कौन से प्रोजेक्ट पे पहले काम करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट को छोड़ देना चाहिए। अब आगे बात ये आती है कि हमने ये सब तो कर लिया, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि हर एक दिन हमारे लिए बेहतरीन ही होगा। कभी कुछ दिन खराब भी हो सकते हैं, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। कभी कुछ दिन खराब भी हो सकते हैं, तो उन खराब दिनों में हमें कुछ काम करना होगा, इसी को बेसिक रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट सिंपल ये एक्सप्लेन करता है कि अगर हर एक चीज़ हमारे हिसाब से नहीं चलती है, जो कि मोस्टली होता ही है, तो उस केस में हमें क्या करना है, हम उसे कैसे हैंडल कर लेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि जो नुकसान हो वो कम से कम हो सके। जैसे इसके कॉमन एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो टीम हमने चूज कर रखी है उसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली टीम के अंदर स्किल्स की कमी है। दूसरे नंबर पर सडन बजट कट्स, इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जैसे कंपनी वाले किसी मेंबर को हमने कुछ पैसे दिए और बोले कि इस चीज़ के लिए ये चीज़ आपको लेकर के आनी थी, बट पता चला कि वो पैसा तो हमने उनको दिया, लेकिन उस पैसे को उन्होंने कहीं और यूज कर लिया, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे सिंपल बजट कट्स के केस में क्या हो सकते हैं, हमको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो उसके लिए भी हमें प्रिपरेशन रखना होगा, एक बफर मनी हमारे को अलोकेट करके पहले से ही रखना होगा। तीसरे नंबर पर अगर कोई बीमार हो जाता है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के अंदर समझ रहे हैं कि अगर एक प्रोग्रामर एक दो दिन पहले, जैसे हमें डिलीवर करना है प्रोडक्ट को, और एक दो दिन पहले उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के दौरान ही वो बीमार हो गया, तो ये एक रिस्की प्रोजेक्ट हो सकता है हमारे लिए। तो हम लोग पहले से ही कोशिश करेंगे कि हमारे पास एक दूसरा प्रोग्रामर हो जिसको हम लोग बैकअप के रूप में रखेंगे, ताकि अगर एक प्रोग्रामर बीमार भी हो जाता है तो उसके केस में सेकंड प्रोग्रामर जो हो वो हमारे काम को संभाल सके। देखो, प्रोजेक्ट प्लानिंग जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए प्लानिंग। तो जैसे लाइफ के लिए प्लानिंग करना होता है उसी तरीके से प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग हमें करना होता है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग ये चीज़ को इंक्लूड करता है कि बेसिकली जो भी सारी चीज़ें हम किसी भी प्रोजेक्ट को उठाएं तो उसके लिए हमारे सारे डिसीजंस जो होने चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए। ये बेसिकली हमारे डिसीजंस को फ्यूचर के रिजल्ट से मैप करता है, जैसा डिसीजन वैसा हमारा रिजल्ट आएगा फ्यूचर का। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग चार चीज़ों को इंक्लूड करता है, जिसके बारे में हमने पहले से ही समझ लिया है। सबसे पहले रिसोर्स प्लानिंग, कॉस्ट एस्टिमेशन, टाइम एस्टिमेशन और रिस्क प्लानिंग। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये डिफरेंट तरीके के कन्फ्यूजन से हमको बचा के रखता है। ये लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और हमारे टाइम और मनी को सेव करता है। टीम को प्रॉपर डायरेक्शन देता है आगे बढ़ने के लिए। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल की हम लोग बात करें तो एक घर जैसे हमें बनाना है या खरीदना है, तो उसके लिए हम लोग एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं कि सीमेंट की कितनी कॉस्ट आएगी। अगर हमने जो बिल्डर्स बाई कर रखे होंगे जिनको बेसिकली घर बनाने के लिए बुलाएंगे, उनके लिए कितना पैसा अलोकेट करना पड़ेगा। तो सिंपल इसका मतलब ये है कि केवल घर ब्रिक्स को अरेंज कर देने से नहीं बनता है, उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग होगी तो अच्छा घर बनेगा, वरना घर तो वैसे भी बन जाएंगे, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वही होगा, फ्यूचर के अंदर कुछ और बन जाए तो उसमें भी कोई संदेह नहीं होगा। उसी डायग्राम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि सबसे पहले आप कॉस्ट को एस्टिमेट करें, फिर रिसोर्सेज को प्लान करें, फिर रिस्क्स जो भी हों जिनके बारे में हमने पहले ही समझा उनकी भी अच्छे से प्लानिंग कर लें। टाइम का भी एस्टिमेशन लेकर के चलें कि 2 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए या 3 महीने में, व्हाटसोएवर। यू मस्ट फॉलो ऑल द स्टेप्स। उसके केस में क्या होगा कि यू विल बी हैविंग अ प्रॉपर रिजल्ट। कम से कम ये डिसाइडेड होगा कि ये रिजल्ट आएगा, ऐसा सॉफ्टवेयर बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है हमारे डायरेक्शन में, हमारे हित में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट AKTU बीटेक थर्ड ईयर यूनिट 2 के क्विक शॉर्ट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग को हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये ड्यूअल इंजन ऑपरेटेड है, जिसके अंदर सबसे पहला पार्ट होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस, जिसका मतलब होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप मेथड या फिर एक तरीका जिसके थ्रू हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट अप्रोचेज आते हैं, जैसे वाटरफॉल मेथड, अजाइल, RAD, XP और DSDM। साथ के साथ एस्टिमेशन मेथड जो होता है वो सेकंड डिज़ाइन होता है, जिसका मतलब ये होता है कि कितना टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट लगेगा हमें किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, जिसके अंदर आता है कोकोमो, फंक्शन पॉइंट, कॉस्मिक और पैरामीट्रिक मेथड्स। इनको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर सबसे पहला मॉडल आता है द वाटरफॉल मॉडल। जैसा ये नाम है वैसा ही इसका काम है। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की समझें तो बेसिकली ये एक स्ट्रिक्टली लीनियर प्रोसेस होता है या फिर स्ट्रिक्टली लीनियर मॉडल होता है, जिसके अंदर हर एक फेज़ को कंप्लीट होना होता है, तभी हम अगले फेज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसकी मैकेनिक्स की बात करें तो जो वर्क फ्लो होगा, जो मेथडोलॉजी होगी वो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड चलेगी, साथ के साथ
इसको जो बेसिकली इसके प्रोज हैं वो ये है कि इसको हम लोग ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रिक्टली लीनियर मेथोडोलॉजी है। कॉन्स की बात करें तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। साथ के साथ अगर हमने एक फ़ेज़ को पहले ही कंप्लीट कर रखा है और दूसरे फ़ेज़ में जब हम पहुँचे और उस समय पता चला कि पहले फ़ेज़ में हमने गलती कर रखी है तो उसको अपडेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए। याद रखें, वाटरफॉल मेथड एक 5 स्टेप प्रोसेस या फिर 5 फेज्ड प्रोसेस होता है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट यानी कि हमारी ज़रूरतें, डिज़ाइन यानी कि हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे सॉफ्टवेयर के लिए रिलेटेड जो भी हमें जैसे जो भी सारे नीड्स होंगे एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर उसको, साथ के साथ कोडिंग यानी कि ओवरऑल स्क्रिप्ट जिसके थ्रू हम लोग उस सॉफ्टवेयर को रन कराएंगे एज़ पर द नीड ऑफ द यूज़र। टेस्टिंग यानी कि हम उसको चेक करेंगे। मेंटेनेंस यानी कि बग्स और उसको एरर फ्री हमेशा रखने के लिए हम उसको कंटिन्यूअसली मेंटेन करते रहेंगे। हम लोग अगले मॉडल सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर बात करें तो वो है अजाइल मॉडल। अजाइल मॉडल एक इटरेटिव अप्रोच होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को स्मॉल और जिस तरीके से हम मैनेज कर सकें उन पार्ट्स में इसको ब्रेक करके हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, जिसकी जो मैकेनिक्स होती है वो क्या होती है, कंटिन्यूअस फीडबैक एंड रैपिड इम्प्रूवमेंट साइकिल्स होती हैं। यानी कि कंटिन्यूअसली हमें फीडबैक मिलते रहता है कि हमारा एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम कर रहा है, जबकि जो लीनियर अप्रोचेस होती हैं उनके अंदर ऐसा नहीं हो पाता है। इसके प्रोज की बात करें तो ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है, फास्ट होता है, साथ के साथ ये रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी होता है, यानी कि ये रियल वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जा सकता है। इसके डायग्राम को आप देख सकते हैं जिसके अंदर इटरेटिव अप्रोच है। तो फर्स्ट इटरेशन में हमने डिज़ाइन किया, बिल्ड किया, टेस्ट किया, जो भी प्रॉब्लम्स आई हमने वहीं पर उसको फिक्स किया। फिर सेकंड इटरेशन में जब होंगे तो डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, वाया डिज़ाइन बिल्ड एंड टेस्ट प्रोसेस हम उनको फिक्स करेंगे। हाई वेलोसिटी फ्रेमवर्क्स, समझने वाली बात यह है कि हमारे पास पहले से ही वाटरफॉल मेथोडोलॉजी और अजाइल मेथोडोलॉजी है, लेकिन इन दोनों के अंदर कुछ फॉल्ट्स हैं। जैसे अगर हमें कम टाइम के अंदर किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है उसके लिए हमें हाई वेलोसिटी फ्रेमवर्क्स की तरफ आना पड़ता है, जिसके अंदर आता है RAD, XP और DSTM। वहीं यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि ये बेसिकली जो होती हैं ये एक स्पेशलाइज्ड अजाइल बेस्ड मेथड्स होती हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं एक्सट्रीम स्पीड के लिए या फिर कस्टमर के इंटीग्रेशन के लिए, साथ के साथ स्ट्रिक्ट टाइम के कंस्ट्रेंट्स के लिए। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट यानी कि RAD जो पहले नंबर पे आता है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हम लोग स्पीड जो होती है उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, यानी क्विक डिलीवरी हम लोग कर पाते हैं यूजिंग रीयूजेबल कंपोनेंट। यहाँ पे थोड़ी सी फॉल्ट है, हमें हाईली स्किल्ड टीम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर हमें बर्गर क्रिएट करने का तरीका पता होगा तो हम उसको बारी बारी से दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं और उसके बाद हमें कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। उस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएँ तो हमारा बर्गर तैयार होता चला जाएगा। नेक्स्ट है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बेसिकली ये बताता है कि जो भी, याद रखें ये सारे के सारे अजाइल मेथडोलॉजी पर बेस्ड होते हैं क्योंकि वाटरफॉल मेथड पहले काफ़ी स्ट्रिक्टली लीनियर है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की हम लोग बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर कंटिन्यूअस टेस्टिंग, साथ के साथ पेयर प्रोग्रामिंग और डीप कस्टमर इन्वॉल्वमेंट पे हमारा फोकस होता है। पेयर प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है, जैसे एक गाड़ी चलाने वाला होता है ड्राइवर और एक होता है नेविगेटर, यानी कि गूगल मैप के थ्रू बता रहा होता है कि किधर जाना है, किस रास्ते को फॉलो करना है। उसी तरीके से पेयर प्रोग्रामिंग होती है, जैसा आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। ये इमेज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिसके थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आती है डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड। ये भी एजाइल बेस्ड मेथोडोलॉजी है। याद रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर जब भी हमें टाइम कॉन्स्टेंट स्ट्रिक्टली गिवन होगा और एक्टिव यूजर इन्वॉल्वमेंट वाला सॉफ्टवेयर क्रिएट करना होगा, इन दैट केस वी विल बी यूजिंग DSDM। एग्ज़ाम में और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल्ड टेबल बना के दी गई है जिसको आप याद कर सकते हैं। जो भी थ्रू एक्सप्लेनेशंस वी हैव गॉन, इट इज़ ऑल समराइज्ड इन दिस पर्टिकुलर पेज। इस पेज में हमने उसे समराइज़ कर दिया है। देखो, सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो जो प्रोसेसेस के थ्रू हमने डेवलप किया वो तो सही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली ये है कि हमें पहले से एस्टिमेट करके रखना होगा कि उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में कितने लोगों की ज़रूरत होगी, कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा। वही है ये द एनाटॉमी ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन बेसिकली क्या होता है, एक प्रेडिक्टिव मैथ या फिर प्रेडिक्टिव मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोसेस को डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेस लगेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आता है एफर्ट, यानी कि एक्चुअल वर्क जो भी उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने में रिक्वायर्ड होगा। इसको हम लोग मैन आवर्स के अंदर
मेजर करते हैं। सेकंड नंबर पर आता है टाइम, यानी कि कैलेंडर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। इसको हम लोग डे या मंथ के अंदर मेजर कर सकते हैं कि कितने टाइम स्पैन के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर बन करके तैयार हो जाएगा। थर्ड नंबर पर आता है कॉस्ट। ये एक्सप्लेन करता है कि फाइनेंशियल डेफिसिट जो भी उस सॉफ्टवेयर के लिए हमें, या फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो कि हमें मेंटेन करके रखना होगा उस सॉफ्टवेयर के लिए, वरना वो सॉफ्टवेयर हम तैयार नहीं कर पाएंगे। इसको हम लोग रिक्वायर्ड करेंसी के अंदर मेजर करेंगे। अगर फॉरेन में जैसे अमेरिका के अंदर हैं तो डॉलर्स के अंदर, इंडिया के अंदर हैं तो इंडियन रुपीज़ के अंदर मेजर करेंगे। जैसे एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझना चाहें तो किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए हमें 100 आवर्स ऑफ एफर्ट, 10 डेज़ का टाइम और 10,000 रुपीज़ टोटल चाहिए होते हैं। अगर हम एक अज्यूम करें अजम्पशन, तो उसकी एनाटॉमी ऑफ एस्टिमेशन इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब एस्टिमेशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहला जो मेथड या फिर मॉडल आता है वो है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, कोकोमो। तो बेसिकली हम इसकी अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये एक क्रूशियल मैथमेटिकल मॉडल होता है जिसके थ्रू हम लोग न्यूमेरिकली ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर को जितने सारे कोड, जो कि बेसिकली हमने वाटरफॉल मेथड के अंदर लिखा था, कोडिंग थर्ड फेज थी, उसी तरीके से मतलब कितने अमाउंट ऑफ जो कोड की साइज़ है उसके बेसिस पर हम लोग ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि एफर्ट यानी कि टोटल मैन आवर्स कितने लगेंगे उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने में। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितने लोग चाहिए, टाइम कितना चाहिए, कॉस्ट कितना चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स। अगर हम लोग इसके मैकेनिक्स की बात करें तो बेसिकली हमने देखा ए और बी, जो कि राइट साइड में आप इमेज देख सकते हैं। ए और बी तो मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितने टोटल मैन आवर्स लगेंगे। साथ के साथ हमने बेसिकली जो फॉर्मूला है उसके अंदर ए टाइम्स के लॉग टू द पावर बी किया है। के लॉग बेसिकली क्या होता है, किलो लाइन्स ऑफ कोड, यानी कि जो भी बेसिकली लाइन होंगी उनको हम लोग थाउजेंड्स के अंदर काउंट करेंगे और उसको यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे टू द पावर बी, वी विल बी गेटिंग एफर्ट यानी कि टोटल मैन आवर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके यानी कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल कोकोमो के दो वेरिएशंस होते हैं। सबसे पहला होता है बेसिक टीयर पे हम लोग लगा सकते हैं, दूसरा नंबर पे आता है इंटरमीडिएट टीयर और थर्ड नंबर पे आता है डिटेल्ड टीयर। देखो कोकोमो मेथड जो था वो काफ़ी ज़्यादा जो हमारे लाइंस ऑफ कोड थे उन पे डिपेंडेंट था, जबकि ये जो फंक्शन पॉइंट मेथड होता है वो इन पे डिपेंड नहीं होता है। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक अर्ली स्टेज या फिर बोल सकते हैं जैसे एक अप्रायोरी मेथड है जिसके थ्रू हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में एस्टिमेट कर पाएंगे कि कितना बेसिकली रिक्वायरमेंट होगा डिफरेंट तरीक़ों की चीज़ों का, जिसके लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है? जिसके अंदर बेसिकली आता क्या है, सबसे पहले आता है इनपुट, फिर आउटपुट, फिर फाइल्स और फिर आता है इंटरफेस, जिसके बाद हम लोग उसको यूज़ करके कैलकुलेट कर पाएंगे कि उस सॉफ्टवेयर के लिए कितना साइज़ होगा टोटल लगेगा, जिसको कि हम लोग फंक्शन पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। इसकी प्रोज की बात करें तो ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, जबकि कोकोमो जो होता है वो लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर लाइन्स ऑफ कोड जो होंगे वो वेरिएशन होगा उनके अंदर। साथ के साथ ये एक अप्रायोरी का मतलब होता है कि पहले ही हम लोग डिटर्मिनेशन कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन पॉइंट मेथड है वो एक ऐसा मेथड है जिसको हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करने से बहुत पहले लगा करके ये कैलकुलेट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट कि टोटल कॉस्ट या फिर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इधर इन टर्म्स ऑफ टाइम मैन आवर्स कितना लगेगा। जो फंक्शन पॉइंट मेथड हमने पढ़ा उसके बाद बेसिकली हमारे पास एक एडवांस मैट्रिक्स आती हैं जिसके अंदर कॉस्मिक और पैरामीट्रिक मेथड्स आती हैं, जिसमें से कि फंक्शन पॉइंट मेथड का ही एडवांस्ड वर्जन जो है वो है कॉस्मिक। हम लोग समझते हैं इसको। बेसिकली जो एडवांस्ड मॉडल्स होती हैं वो हमें उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर कितनी सारी लाइनें हमने लिख रखी हैं, हमने क्या इनपुट दे रखा है वगैरह वगैरह। ये बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, ये बेसिकली डेटा फ्लो की आर्किटेक्चर पे डिपेंड करती हैं, साथ के साथ हिस्टोरिकल एनालिसिस, जैसे बेसिकली ग्राफ्स हम लोग बनाएंगे कि कितना टाइम इसमें लगा, कितना टाइम इसमें लगा, उसके बेसिस पर हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सिस्टम्स के लिए कैलकुलेशन एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल पाएंगे। समझते हैं कॉस्मिक फंक्शन पॉइंट्स को। ये बेसिकली हमने जैसे बताया एक एडवांस्ड इवोल्यूशन ऑफ द फंक्शन पॉइंट मेथड होता है, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर की साइज को स्पेसिफिकली कैलकुलेट कर पाएंगे यूजिंग डेटा मूवमेंट विद इन द सिस्टम। पैरामीट्रिक प्रोडक्टिविटी मॉडल की बात करें तो ये बेसिकली एक हिस्टोरिकली ड्रिवन फार्मूला होता है, यानी कि हिस्ट्री में कितना टाइम उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को लगा उसके बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि फ्यूचर वर्क को हम लोग एस्टिमेट करेंगे यूजिंग पास्ट प्रोजेक्ट डेटा एंड प्रूवन प्रोडक्टिविटी रेट्स, मतलब जो भी हमने प्रूव कर रखे हैं प्रोडक्टिविटी के रेट्स उसको यूज करके। आप ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं कि पहले ग्राफ में हमने कैलकुलेट कर लिया, दूसरे ग्राफ के अंदर भी हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि अलॉन्ग
वाई एक्सिस है, उसको यूज करके हम लोग एज अ पैरामीटर थर्ड वाले को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टेबल बना के दी गई है, जिसको याद कर लें तो एग्ज़ाम में हम लोग काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि किस पर्टिकुलर जो बेसिकली एस्टिमेशन मेथड है उसके अंदर कितना टाइम लगेगा, या फिर बेसिकली उसके बेस्ट फेज़ क्या होंगे या उसके की फीचर्स क्या होंगे। इसको यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं बेसिकली। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये बेसिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर भी सॉफ्टवेयर का डिस्कशन होगा उसके अंदर ये डायग्राम ट्रायंगल, जो कि हमने पहले भी वाटरफॉल मॉडल के अंदर देखा था, ये डायग्राम बेसिकली पहले। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वाटरफॉल रियलिटी जो होती है उसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि वाटरफॉल मेथड के अंदर पहले ही हम लोग रिक्वायरमेंट को लॉक इन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, ऑल दोज थिंग्स हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि वाटरफॉल मेथड के अंदर जब हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो पिछले पेज पे वापस आना काफ़ी टफ कम्बरसम हो जाता है हमारे लिए। तो जो वाटरफॉल की जो रियलिटी है वो ये है कि अगर हमने रिक्वायरमेंट फिक्स करके रखा, और ऐसे समझ सकते हैं कि उम्मीद से अगर ज़्यादा पानी आ गया तो फिर हमारे लिए डैम क्रिएट करना पड़ जाएगा, यानी कि टाइम एंड कॉस्ट जो होंगे वो बलून करेंगे अनकंट्रोलेबली, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो स्पीड से इंक्रीज़ करेंगे। इसी की वजह से अगर हमने रिक्वायरमेंट के अंदर प्रोसेस को बिल्ड इन करने में मतलब खुद को अनएबल पाया, तो उसके केस में हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी यहाँ पर। यानी वाटरफॉल मेथड के अंदर हम लोग रिक्वायरमेंट्स को लॉक इन करते हैं, और अगर हमने रिक्वायरमेंट्स के अंदर अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाए तो इन दैट केस हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। नेक्स्ट है द अजाइल मेथड, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हम लोग टाइम और कॉस्ट जो होती है उसको ही हम लोग लॉक इन कर लेते हैं कि मतलब इतना टाइम होना चाहिए इस प्रोसेस के लिए और इतना कॉस्ट लगना चाहिए। जिसके थ्रू क्या होता है कि अगर हमने एस्टिमेशन को गलत भी किया तो इन दैट केस वी विल नॉट बी हैविंग, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे कि कुछ फीचर्स को एडजस्ट कर देंगे, जैसे कुछ फीचर्स को कम कर देंगे या फिर कुछ फीचर्स को बढ़ा देंगे, ताकि उस कॉन्स्टेंट के थ्रू मतलब 2 महीने के अंदर हम एप्लीकेशन को डेवलप कर पाएँ, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाएँ, और कॉस्ट के अनुसार ही कर पाएंगे। थैंक यू। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो पीडीएफ की लिंक आप डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट 3 की क्विक शॉट की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर जो सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस यूनिट को हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस यूनिट के अंदर मेनली जो ऑब्जेक्ट या फिर ऐसे बोले तो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने का, और ऑब्जेक्ट की प्लानिंग किस प्रकार से की जाए कि हमें अच्छे तरीके से सारे के सारे रिसोर्सेज प्रॉपर्ली अलोकेट किए जाएँ, जिसके बेसिस पर हमारा प्रोजेक्ट जो हो टाइम से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि बहुत छोटे छोटे एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर जो कि एक्यूमुलेट होती हैं, तब जा कर के एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनता है। तो वहीं लिखा गया है कि जब सारे के सारे एक्टिविटीज़ अपने आप में कंप्लीट होते चले जाती हैं, तब जा कर के फाइनली जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो पाता है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो जब हम लोग प्लानिंग अच्छे से करते हैं तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि हम लोग पहले ही ये पता कर लेंगे कि किस चीज़ को कितना टाइम देना है, कितना रिसोर्स देना है, और एक्यूरेटली भी हम लोग पता कर सकते हैं। साथ के साथ ओवरऑल टाइमलाइन जिसके अक्रॉस हमारा प्रोजेक्ट जो बनेगा, हम पहले ही पता कर लेंगे कि जिस प्रकार से हमारा फ्लो होगा उस फ्लो के अंदर जो भी सारे स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज़ होंगी उनके लिए किस प्रकार से चलते जाना है, मतलब कौन किसके बाद आएगा, किसको कितने रिसोर्सेज देने के बाद अगले के लिए रिसोर्सेज बचेंगे या नहीं, ये सारी चीज़ें। साथ के साथ जब अच्छी प्लानिंग होगी तो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग समझ लिया, प्लानिंग के बारे में समझ लिया। हमने पीछे ये भी पढ़ा कि जो एक प्रोजेक्ट प्लानिंग का तरीका है उसके अंदर बेसिकली हम लोग टाइमलाइंस के बारे में पढ़ते हैं। यानी सिंपल कहने का ये मतलब है कि हम लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी को किस प्रकार से शो करना है, क्या उस पे वो डिपेंडेंट है या किस उसके ख़त्म होने के बाद आ रही है, या कि अलग अलग तरीके से थोड़ी देर के लिए एक चल रही है फिर दूसरा उसके बाद चल रही है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर गैंट चार्ट पढ़ा था हमने, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी चल रही है उसके बाद अगला प्रोसेस, तो उस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं बेसिकली। तो जो प्रोजेक्ट शेड्यूल या फिर सीक्वेंसिंग के जो तरीके हो सकते हैं इन द सेंस, मतलब उनको हम लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जिसके अंदर सबसे पहला तरीका आता है वो है प्रोजेक्ट शेड्यूल्स, जिसका सिंपल मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम लोग एग्जैक्ट स्टार्ट और एंड टाइम हर एक प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को ट्रैक करेंगे। मतलब प्रोजेक्ट के अंदर जो भी सारे स्मॉल एक्टिविटीज़ हैं उन हर एक एक्टिविटी का हम लोग स्टार्ट और एंड टाइम ट्रैक करेंगे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने अराइवल टाइम और फिनिश टाइम को ट्रैक किया था, हमें पता होता था, तो उसका हम लोग इसके अंदर मॉनिटर करेंगे कि कब ये स्टार्ट हो रहा है, कब ये कंप्लीट हो रहा है, ये जिसकी बेसिस पर हम लोग ये एक्सप्लेन कर पाएंगे
कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जो भी सारी एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर क्या कंट्रोल फ्लो है, मतलब एक के बाद कौन आ रहा है, दूसरे के बाद कौन आ रहा है। साथ के साथ हम लोग ये भी मॉनिटर कर पाएँगे कि किस प्रकार से हमारा प्रोग्रेस हो रहा है। यानी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी क्या पूरा चल के ख़त्म हो जा रही है, थोड़ी देर के लिए चल रही है, फिर उसके बाद दूसरी अगर उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिक्स करेंगे। तो वही एक्सप्लेन करता है शेड्यूल। शेड्यूल का सिंपल मतलब ये होता है कि हम लोग पहले ही प्लानिंग तो हो गया, अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक प्लान प्रिपेयर कर लेंगे जिस पे हम लोग चलने की कोशिश करेंगे, जिसके बेसिस पर हम लोग ये मॉनिटर कर पाएंगे कि 13 तारीख तक हमारा ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, 15 तारीख तक हमारा ये एग्जाम कंप्लीट हो पाएगा। और कंट्रोल इस प्रकार से हम मॉनिटर कर पाएंगे या इन्फोर्स कर पाएंगे कि अब हमारे हाथ में कंट्रोल है कि हाँ 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, 3 सब्जेक्ट कंट्रोल हो गए। इसके बेसिस पर हम लोग इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। फिर आता है सीक्वेंसिंग। जैसा कि नाम बताता है, इसके अंदर हम लोग एक लॉजिकल ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज बताते हैं, ठीक है, जो कि टास्क की डिपेंडेंसीज को एक्सप्लेन करता है। यानी ऐसे समझो कि टास्क 1 चला, अब टास्क 1 को टास्क 2 से कुछ रिसोर्सेज चाहिए और टास्क 2 अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है, तो टास्क 2 को हम लोग उतना कंप्लीट कर लेंगे जिसके बेसिस पर हम लोग वापस से टास्क 1 के अंदर अगर जंप करना हो तो हम लोग जंप कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग ये समझते हैं कि टेस्टिंग अगर हमें तभी कर पाएंगे जब हम कोड पहले लिख लेंगे, वरना अगर हम कोड पहले नहीं लिखेंगे तो किस चीज़ की हम टेस्टिंग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। फिर आता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग जैसे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स अलग अलग थे, वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसी से हम लोग इसके अंदर बेसिकली क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि रिजिड स्टार्ट और फिनिश टाइम हर एक सीक्वेंस टास्क का हमारे पास होता है। मतलब इसके अंदर सीक्वेंसिंग हमने कर रखी होती है, साथ के साथ हम लोग हर एक पर्टिकुलर टास्क को स्ट्रिक्ट स्टार्ट और एंड टाइम असाइन करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है, इसके बेसिस पर हम लोग स्ट्रिक्टली ये मॉनिटर कर पाएंगे कि हर एक एक्टिविटी एक्चुअल सेंस में रियल टाइम बेसिस पर कब स्टार्ट होती है और कब कंप्लीट होती है, प्रॉपरली फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो जो ये प्रोजेक्ट शेड्यूल्स एंड सीक्वेंसिंग के अलग अलग तरीके हमने पढ़े, मतलब बेसिकली टाइमलाइन कंट्रोल के अंदर ये प्रोजेक्ट शेड्यूल्स एंड सीक्वेंसिंग के बारे में हमने पढ़ा। इनको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे गैंट चार्ट होता है, नेटवर्क डायग्राम होता है और माइलस्टोन चार्ट होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट के टाइमलाइन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हमने जैसे पढ़ा कि हमारे पास गैंट चार्ट होता है, फिर हमारे पास एक नेटवर्क डायग्राम होता है और माइलस्टोन चार्ट होता है। तो ऑरेंज कलर डायग्राम जो है वो गैंट चार्ट को शो कर रही है, जिसके अंदर हमने टॉपिक सिलेक्शन, हर एक वीक के कॉरस्पॉन्डिंग क्या एक्टिविटीज हमने की हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके थ्रू, इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू। फिर आता है नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम के अंदर बेसिकली जो सेकंड इमेज है वो एक्सप्लेन किया गया है कि हम लोग इसके अंदर कैसे एक्टिविटीज़ को शो करेंगे एक दूसरे के ऊपर। और थर्ड डायग्राम जो है वो ये एक्सप्लेन करती है कि जो हमारा माइलस्टोन चार्ट है वो कैसे बनता है। तो ये डायग्राम्स आप याद रखें, जिसके बेसिस पर हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे कि टाइमलाइन को हम कैसे यूजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज आती हैं जो कि हमारे एक प्रोजेक्ट के अंदर हैं, तो उनको शो करने के लिए हम लोग नेटवर्क प्लानिंग मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। नेटवर्क प्लानिंग मॉडल्स कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर ऐसी चीज़ें नहीं हैं। सिंपल ये क्या होती हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट की सभी एक्टिविटीज़ को डायग्राम के फॉर्म में शो कर पाती हैं, ठीक है। जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, या कौन सा काम सबसे इंपॉर्टेंट है पहले किया जाना चाहिए, ठीक है। इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसका यूज सिंपली हम लोग प्रोजेक्ट को प्रॉपरली प्लान करने के लिए करते हैं, जिसके बेसिस पर हमें सारे टास्क का ऑर्डर समझ में आ जाता है और वर्क हमारा सिस्टमेटिक यानी कि प्रॉपरली ऑर्डर्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे समझ सकते हैं कोडिंग के बाद हम शो करेंगे टेस्टिंग के बाद शो करेंगे डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो और इसका यूज हम लोग किस लिए कर सकते हैं, डिपेंडेंसी को समझाने के लिए, यानी कौन सा टास्क दूसरे टास्क पर डिपेंडेंट है, किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये दो हमें पता चल गया। थर्ड जो होता है वो इंपॉर्टेंट इसका ये होता है कि हम लोग इसके बेसिस पर क्रिटिकल पाथ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्रिटिकल पाथ क्या होता है, क्रिटिकल का सिंपल मतलब क्या पता चल रहा है, क्रिटिकल मतलब ऐसा पाथ जिसमें अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम आएगा वो सब हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, अगर उसके अंदर प्रॉब्लम आएगा तो प्रोजेक्ट के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो जो नेटवर्क प्लानिंग मॉडल्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ के टाइमलाइन को एक्सप्लेन करने के लिए जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं नेटवर्क प्लानिंग मॉडल्स, जो कि हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं फॉर्मुलेशन उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है CPM यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसके बारे में हमें आगे भी पढ़ना है, जिसके अंदर एक्टिविटी का टाइम जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। जबकि PERT जो होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, जिसके अंदर एक्टिविटी का टाइम जो होता है वो अनसर्टेन होता है, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो नीचे वही एक्सप्लेन किया गया है कि किस प्रकार से हमने डायग्राम को यूज करके शो किया है। सबसे पहले हमने लिखा कि सारी की सारी प्रोजेक्ट एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है, जो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन एंड टेक्निक है। उसके बाद सारी की सारी लॉजिकल डिपेंडेंसी यानी कौन कौन सी किस प्रकार किस पे कौन सी एक्टिविटी डिपेंडेंट है इसके बारे में पता करना। फिर एक ग्राफिकल नेटवर्क डायग्राम को ड्रा करना एरो और नोट्स का यूज करके, साथ के साथ कैलकुलेट करना क्रिटिकल पाथ को, यानी सबसे लंबा और सबसे इंपॉर्टेंट पाथ हमें फाइंड करना है। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझो, ठीक है। हमने पहले भी टेक्निक्स पढ़ी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, मान लो किसी की शादी करनी है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या काम होगा, हम एक हॉल बुक करेंगे, फिर उसको डेकोरेट करेंगे, उसमें बहुत सारे फूड के बारे में हमें देखना पड़ेगा, फिर लोगों को इन्वाइट करना पड़ेगा, इन्विटेशन कार्ड भेजना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि फूड मैनेजमेंट जो होना चाहिए,
अगर मान लो कि हमें बाद में करना है, ठीक है, और इनविटेशन को पहले करना है, हमने सब लिख लिया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिस पर एक डायग्राम का यूज करके जब हम लोग ऑर्डर को एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम लोग बोल सकते हैं नेटवर्क प्लानिंग मॉडल, ठीक है। तो नेटवर्क प्लानिंग मॉडल कुछ नहीं है, एक प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज किस प्रकार से डिपेंडेंट है, किस प्रकार से होंगी, उसको ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्क प्लानिंग मॉडल, जिसके दो टेक्निक्स हैं, CPM और PERT यानी प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग डायग्राम्स जैसे बनाएंगे तो उसके अंदर हमें ये समझना होगा सबसे पहले कि फॉरवर्ड पास टेक्निक क्या होती है। फॉरवर्ड पास टेक्निक के लिए एक मेरे पास रियल लाइफ एग्जांपल है जो कि काफ़ी अच्छा सेट करेगा। ऐसे समझो कि टीचर ने बोला कि हमें असाइनमेंट सबमिट करना है, और उसने मंडे को टीचर ने बेसिकली बोला, और उन्होंने बोला कि 3 दिन के अंदर सबमिट करना है। तो बहुत सारे बच्चे लेट भी कर सकते हैं, 3 दिन बोलेंगे कि अरे 3 दिन टीचर ने बोला है, हमारे लिए तो 7 दिन चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, जमा कर देंगे। लेकिन जो अर्लीस्ट फिनिश, अगर जो बच्चा आइडियल होगा, जो अच्छा होगा, वो कब सबमिट करेगा? अगर मंडे को उसने स्टार्ट किया तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी वो थर्सडे को सबमिट कर देगा 3 दिन के बाद, ठीक है। तो अर्लीस्ट फिनिश क्या हो गया? अर्लीस्ट फिनिश इज इक्वल टू मंडे, जिस दिन उसने स्टार्ट किया उसको हम लोग मान लेते हैं 0, प्लस उसमें ऐड कर देते हैं ड्यूरेशन 3, यानी मंडे में ऐड किया 0, जो कैलेंडर वगैरह में तुमने पढ़ा होगा उसको हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो 3 ऐड किया तो 3 आ जाएगा, यानी 3 और डे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे बेसिकली मैं रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है, जो फॉरवर्ड पास टेक्निक है वो सिंपली इसलिए यूज होती है कि हम लोग इसके बेसिस पर कैलकुलेट कर पाएंगे कि कौन सी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जो हमने चूज किया, वो उस सबसे पहले कब स्टार्ट हो सकती है, और सबसे पहले मतलब आइडियल केस में कब फिनिश हो सकती है। उसकी बस सिंपली हमें ये देखना है कि उसका टोटल ड्यूरेशन क्या है, उसके बेसिस पर हम लोग अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो जो नोट्स हमें दी जाएंगी उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना होगा, उसके बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ से जो अर्ली फिनिश का टाइम का फॉर्मूला आता है, दैट इज इक्वल टू अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन। समझ में आ रहा है कैसे? जैसे 3 दिन का हमें टाइम दिया गया और हमें काम स्टार्ट करना है 0, यानी कि मान लेते हैं 0, ठीक है, 0 मान लेते हैं 0, जैसे ऐसे समझो, देखो जैसे 0 सेकंड पे हमने काम स्टार्ट किया और टोटल ड्यूरेशन जो काम का है वो 5 सेकंड है, तो अर्ली फिनिश का क्या टाइम हो जाएगा? देखो सबसे पहले फिनिश करने का टाइम क्या होगा? 0 + 5 सेकंड। अब कोई होगा सो जाएगा 5 सेकंड के लिए, बोलेगा अरे 15 सेकंड बाद हम काम कंप्लीट करके देंगे, तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? 15 सेकंड हो जाएगा, पर वो अर्ली फिनिश नहीं होगा। सिंपल ऐसे समझो कि जितनी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी हमें फिनिश करना है, उसके बारे में हमें फॉरवर्ड पास टेक्निक बताता है। हम आगे रहेंगे, फॉरवर्ड से ऐसे रिलेट कर सकते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू। जो बैकवर्ड पास टेक्निक होती है वो बेसिकली अपोजिट ऑर्डर में चलती है फॉरवर्ड पास टेक्निक के, यानी ये राइट से लेफ्ट की तरफ चलती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करते हैं पीछे की तरफ से। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। हम लोग फॉरवर्ड पास टेक्निक और बैकवर्ड पास टेक्निक के बारे में समझ लेते हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास टेक्निक के बारे में समझ लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। इसको हम लोग समझने के लिए क्या बोलते हैं, जैसे मानते हैं कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जो स्टार्ट हुई है वो हुई है 3 बजे, ठीक है। उसका ड्यूरेशन दिया गया है 4 आवर्स का टाइम दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको बना लेते हैं, जैसे एक एक्टिविटी जो है वो 3 PM पर स्टार्ट हुई, इसके ड्यूरेशन को हम लोग मान लेते हैं 4 घंटे। अब जो हमें ये हो गया अर्ली स्टार्ट टाइम मान लेते हैं हम लोग। हमें कैलकुलेट करना है अर्ली फिनिश। तो देखो अब खुद पता चल रहा है अर्ली फिनिश का जो टाइम होगा वो होगा अर्ली स्टार्ट, मतलब कब उसने सबसे पहले स्टार्ट किया, इसके अंदर कोई भी डिले कंसिडर नहीं करना है, प्लस यहाँ पर हम लोग कर लेंगे ड्यूरेशन, जो कि किसके बराबर आ जाएगा? अर्ली स्टार्ट को मान लेते हैं हम लोग 3 PM, ऐसे मान लेते हैं बेसिकली। उसके अंदर हम लोग 4 आवर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता चलेगा, मतलब 3 में से 4 ऐड कर देना है, यानी हमें क्या पता चलेगा 7 PM, यहाँ पर आवर्स नहीं 7 PM पर हमें बेसिकली क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट होके मिल जाएगा, ठीक है। ये हुआ फॉरवर्ड पास। अब हम लोग बैकवर्ड पास के लिए भी इसी एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। बैकवर्ड पास ऐसे समझो कि हमें पहले ये पता है कि एक जो बच्चा है उसको 8 बजे उसने काम कंप्लीट किया है, फिनिश, ये बेसिकली क्या है, फिनिश मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें लेटेस्ट स्टार्ट कैलकुलेट करना है कि उसने सबसे पहले कब काम को स्टार्ट किया होगा। हमने ड्यूरेशन कितना लिया था, 4 आवर्स लिया था, ठीक है। देखो अब इसके अंदर कुछ नहीं करना है, लेटेस्ट स्टार्ट जो टाइम होगा वो क्या होगा,
देखो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कब उसने स्टार्ट किया होगा ना, तो दिमाग लगा के खुद से सोचो कि 8 बजे अगर उसने स्टार्ट किया है तो हम 4 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये लेटेस्ट फिनिश टाइम है जो कि हमारी आंखों से दिख रहा है कि अभी इसने काम खत्म किया है, और ये है ड्यूरेशन। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा लेटेस्ट फिनिश माइनस ड्यूरेशन। तो ये हो गया बैकवर्ड पास, हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, और जब फॉरवर्ड फॉरवर्ड पास की बात आई तो हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे थे। अब हमने जो शुरुआत में क्रिटिकल पार्ट मेथड पढ़ा था और फ्लोट के बारे में, उसको समझ लेते हैं। देखो, क्रिटिकल पार्ट मेथड पढ़ने की ज़रूरत क्या है, इसके अंदर ऐसे समझो कि हमने पढ़ा था ना, प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं। उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम लगेगा, और हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ ऐसी भी एक्टिविटी का पाथ हो सकता है जिसके पाथ को अगर हम थोड़ा भी डिले करने की कोशिश करें तो हमारे लिए पूरे का पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। यानी उस पर्टिकुलर पाथ ने हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइजेशन करना है। कहने का मतलब क्या है, जैसे ए समझो टेस्टिंग है, अब टेस्टिंग के बाद या तो हम लोग डिबगिंग पर भी जा सकते हैं, या फिर डिबगिंग को छोड़ कर के हम लोग मेंटेनेंस पर भी जा सकते हैं। लेकिन टेस्टिंग के बाद डिबगिंग करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बी जो है वो डिबगिंग है, और डी जो है वो कुछ और हो सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऐसा रास्ता चुनो जो तुम्हारे ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर उस रास्ते में डिले हुआ तो समझ लो कि पूरे के पूरे लाइफ में डिले हो जाएगा, सिंपल। ठीक है। अब जीरो फ्लोट रूल क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड करेंगे क्रिटिकल पाथ, उस पाथ का जो फ्लोट होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। फ्लोट क्या होता है हम लोग अभी समझने वाले हैं। ठीक है। फ्लोट सिंपल ये होता है कि जो अमाउंट ऑफ टाइम जो कि लिया जाता है, जो कि जिसके अंदर हम लोग डिले कर सकते हैं, मतलब कहने का सिंपल मतलब ये समझो कि ये वो अमाउंट ऑफ टाइम होता है फ्लोट, जिसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि हम लोग डिले करने के बावजूद भी प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट कर पाएंगे। हम लोग इसको समझ लेते हैं अभी अच्छे तरीके से। फ्लोट का मतलब क्या होता है, तुम ऐसे समझो कि एक टीचर है, वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन है, वेडनेसडे का स्पेलिंग सही है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हम लोग बना लेते हैं। उनको बोला गया कि चलो भाई तुम्हें एक फाइल कंप्लीट करनी है, ठीक है, एक फाइल कंप्लीट करके हमें सबमिट करनी है, जिसके लिए तुम्हें वेडनेसडे को बोला गया, और तुम्हें बताया गया कि फ्राइडे जो है वो क्या है, तुम्हारा डेडलाइन यानी कि आखिरी दिन है सबमिट करने का, ठीक है। तो फ्राइडे जो है वो आखिरी दिन है प्रोजेक्ट को सबमिट करने का। तो तुम निकले, तुम तो साने हो जैसे हम लोग होते हैं, हमारे सिंपल जो कि होना नहीं चाहिए एक्चुअली। तो जैसे हम पता है कि हम अगर कुछ भी करें, हम अगर ये प्रोजेक्ट जो होगा उसको हम लोग एक दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे और इस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तुम्हें वेडनेसडे को पता चला, तुम वेडनेसडे को क्या हो गए, तुम आराम से अपने बिस्तर पे सो गए। सो क्यों गए, तुमने बोला कि वेडनेसडे को नहीं, मैं काम अपना थर्सडे को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि थर्सडे को भी स्टार्ट करूंगा तो फ्राइडे को 12 बजे से पहले सबमिट कर ही दूंगा इसको बना करके 12 बजे से पहले। तो तुम्हारा सिंपल कहने का मतलब क्या होता है कि एक दिन लगने वाला है ना, तो एक दिन तुम आज वेडनेसडे से थर्सडे के टाइम में एक दिन लगाओ, या फिर थर्सडे से फ्राइडे के केस में एक दिन लगाओ, दोनों ही केसेस हैं। अब देखो फ्लोट यहाँ पर क्या होता है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, तो चलो इसको हम लोग समझ लेते हैं। एक लड़का और यहाँ पर बना देता हूँ फ्लोट के लिए। यहाँ पर देखो फ्लोट सिंपल क्या बोलता है, फ्लोट बोलता है कि कितनी देरी तुम कर सकते हो, जो कि क्या है, अलाउड है, जिसके बेसिस पर तुम सिंपली प्रोजेक्ट को टाइम पर ही सबमिट कर पाओगे, यानी तुम्हें टीचर की डांट सुननी नहीं पड़ेगी। इस केस में क्या था, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे ये तो सबमिट करने का दिन था। इस दिन तुम स्टार्ट कर सकते थे, या कि इस दिन तुम स्टार्ट कर सकते थे। तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, एक दिन तुम्हारे लिए क्या हो गया, फ्लोट हो गया। मतलब तुम ऐसे समझो एक दिन हो गया जितना कि तुम डिले अपने लिए ले सकते हो। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना होता है, देखो मैं बताता हूँ। जो फॉर्मूला है वो याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी, एग्जाम्पल तुम्हें काफी अच्छे से समझा देगा। देखो सबसे पहला केस क्या है, जो अच्छा बच्चा होगा उसके लिए वो वेडनेसडे को स्टार्ट करेगा, और ऐसे तो बोले तो थर्सडे को कंप्लीट कर देगा, लेकिन प्रोजेक्ट जो होगा वो फ्राइडे को सबमिट करेगा। मतलब ये क्या हो गया, अर्ली स्टार्ट वाली बात हमने जो की थी, अर्ली स्टार्ट मतलब सबसे पहले ये आइडियल अच्छा बच्चा, ठीक है। ये पहला केस। 2 क्या होगा, जिसके अंदर हम लोग थोड़ा वेडनेसडे को हमने ले लिया रेस्ट, और हम थर्सडे को स्टार्ट कर रहे हैं। फ्राइडे को स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि फ्राइडे को तो सबमिट करना है। तो ये हो गया हमारे लिए, और यहाँ पर क्या हो गया हमारे लिए, फ्राइडे को करना है सबमिट। सबमिट का जो दिन है वो तो फिक्स है सभी के लिए, ये और यहाँ पर फिक्स, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग मान लेते हैं, जैसे बोल देते हैं ये G1 है, इसको 0 बोल देते हैं, ठीक है। 0th डे, ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि 0 डे टीचर ने हमें बताया, ये हमारे पास दिन है,
मतलब है इसको डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये थर्सडे यहाँ पर स्टार्ट करेगा तो इसको बोल देते हैं लेटेस्ट स्टार्ट हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो देखो समझो, अब यहाँ पर फ्लोट क्या हो जाएगा, फ्लोट जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल क्या होगा कि कितने देरी से तुम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो 1, और तुम अर्ली कब ने तुमने मतलब पहले कब स्टार्ट कर सकते हो। सिंपल कहने का मतलब ये है कि 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1। ये सिंपल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम कितनी देरी से प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो, जो कि हमने एलएस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, लेटेस्ट स्टार्ट। और ये क्या हो गया, अर्ली स्टार्ट, ये अच्छा बच्चा वाला और ये सबसे बुरा बच्चा वाला। अब ये कब कंप्लीट कर लेगा प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट इस केस में ये कंप्लीट कर लेगा, कंप्लीट की बात करें तो ये कर लेगा थर्सडे के दिन, ठीक है। और इसका प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, फ्राइडे के दिन ही कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जब इसको हम लोग बात करेंगे फ्लोट, इसके केस में V1 आ रहा है, इसके केस में V1 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो लेटेस्ट फिनिश है हमने कैलकुलेट किया था, लेटेस्ट फिनिश के बारे में भी मैंने काफी अच्छे से बताया था। तो यहाँ पर लेटेस्ट फिनिश क्या है, सेकेंड डे हम लोग मान लेते हैं। और जो सबसे अच्छा फिनिश हो सकता है, जो अर्ली फिनिश है, वो क्या था 1, यानी कि थर्सडे। जैसे देख लो यहाँ पर, इसको मैं लिख देता हूँ थर्सडे और ये फ्राइडे। तो इसके केस में क्या हो जाएगा 1, तो फ्लोट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है दोनों ही केसेस में। यानी हमारे पास क्या है, एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम है जो उसके जितने में हम लोग इंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं, उसके बाद आ करके भी हम लोग प्रोजेक्ट को टाइम से कंप्लीट कर सकते हैं। वही सिंपल एक्सप्लेनेशन है ये। अब यहाँ पर बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अर्ली फिनिश और सबसे लेटेस्ट स्टार्ट ये सब कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बता दिया, फ्लोट भी कैलकुलेट करने का मैंने तरीका बता दिया। हालांकि मैं न्यूमेरिकल्स इस पे कराऊंगा जरूर। हमने बेसिकली हमें जब ये पता है कि लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश, उनके बेसिस पर हमने प्लानिंग के अंदर ये पता कर लिया कि कब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, सबसे ज़्यादा टाइम क्या लग सकता है, या सबसे अच्छा बच्चा, सबसे अच्छा अगर हमारी टीम है तो वो कितने कम टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकती है। अब हमें समझना है प्रोबेबिलिस्टिक शेड्यूलिंग यानी कि PERT के फंडामेंटल्स और उनके बारे में। देखो, एक टेक्निक स्टैंडर्ड तो हमेशा काम करेगी नहीं, सारे के सारे अच्छे लोग होंगे ही नहीं, ये वर्ल्ड के लिए भी अप्लाई होता है। तो पर्ट टेक्निक जो होता है वो सिंपली ये एक्सप्लेन करता है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी का यूज करके ये पता करने की कोशिश करेंगे कि जो फिनिश टाइम हो सकता है वो कितना लग सकता है। तो पर्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि इसके केस में जो कंप्लीशन टाइम होता है वो हमें पता नहीं होता है, अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन जो होता है उसके लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं कि डाइस को फेंकने पे कितने सारे 1 आ सकता है, कितना 2 आ सकता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसके केस में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 टाइम के एस्टिमेट्स को लेकर चलते हैं। सबसे पहले ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसको हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि फास्टेस्ट पॉसिबल कंप्लीशन होता है। इसको तुम अर्ली फिनिश से रिलेट कर सकते हो। रिलेट मोस्ट लाइकली टाइम जो होता है, ये क्या होता है कि ऐसे देखें तो अगर रियल वर्ल्ड के अंदर जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होना होता है, लोगों में ढीलापन दिखता है, तो जो अपना प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो बोलता है कि हाँ भाई यही लाइकली टाइम होगा, इतने टाइम तक काम कंप्लीट होना चाहिए। जबकि पेसिमिस्टिक टाइम क्या है कि मैनेजर चिल्लाया जा रहा है लेकिन लोग सोए पे हुए हैं। तो उसके केस में क्या हो सकता है कि इसमें बहुत सारे डीले जा सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मैं रिलेट करता हूँ पिछले पेज से, कि जो हमने पाथ चूज करना था 0 फ्लोट वाला, उसको हमने चूज नहीं किया, उसके केस में प्रॉब्लम आ सकता है। उसको तुम इससे रिलेट कर सकते हो। बट एक्चुअली प्रोबेबिलिटी जो इसके अंदर हमने यूज कर रहे हैं वो उस बेसिस पर डिपेंडेंट होगा कि हमारा जो कंप्लीशन टाइम होगा वो हमें एग्जैक्टली पता नहीं होने वाला है। इस पर्ट टेक्निक के अंदर 2 फॉर्मूले होते हैं जो याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आता है एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम का सिंपल मतलब क्या होता है कि एवरेज ड्यूरेशन को मेजर करता है, जो कि मोस्ट लाइकली सिनेरियो से रिलेट करने की कोशिश करता है। तो जो अपना एक्सपेक्टेड टाइम TE है, दैट इज इक्वल टू ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 इंटू M प्लस P/6। M क्या है, मोस्ट लाइकली, P जो है वो पेसिमिस्टिक है, O जो है वो ऑप्टिमिस्टिक, डिवाइडेड बाई होल, जो पूरा है वो डिवाइड करते हैं 6 से। जबकि एक्टिविटी वेरिएंस, तो हमने मीन और वेरिएंस के अंदर वेरिएंस के बारे में पढ़ा होगा, तो एक्टिविटी वेरिएंस को उससे रिलेट करता हूँ। देखो कैसे, वेरिएंस जो होता है, अगर वेरिएंस ज़्यादा है, वेरिएंस का सिंपल मतलब यही होता है कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उससे जो वैल्यूज हैं या तो दूर होंगी या नज़दीक होंगी। अब दूर होंगी तो क्या इसका मतलब पता चल रहा है कि वैल्यूज हमारे लिए हमने अच्छी वैल्यू चूज नहीं की है, जो तीर लगा है वो सही जगह पर नहीं लगा है। तो वेरिएंस वही एक्सप्लेन करता है कि जो स्टैटिस्टिकल रिस्क है या फिर जो अनसर्टेनिटी है वो क्लोज है या दूर है। सिंपल हम लोग यही एक्सप्लेन करते हैं। तो लार्जर वेरिएंस जब होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमने शेड्यूल चूज किया है, जो बनाया है, उसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर हम लोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो CPM टेक्निक, हमने क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसके अंदर सब कुछ अच्छे से हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग पर्ट टेक्निक के बारे में भी हमने पढ़ा, प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक जो होती है। अब हम लोग इन दोनों के अंदर बेसिक जो रिलेशन है, डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। जो क्रिटिकल पाथ मेथड होता है उसके अंदर सिंपल ये होता है डिटर्मिनिस्टिक, हमें सब कुछ पता है, बस फॉर्मूले यूज करने। उसके बाद हम लोग चाहे वो अर्ली स्टार्ट हो, जो लेटेस्ट स्टार्ट हो, सारी की सारी वैल्यूज या फिर फ्लोट हो, सब कुछ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जबकि प्रोबेबिलिस्टिक वाला जो था, इसके बारे में मैंने बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पर डिपेंडेंट है। वेरिएंस, अलग अलग चीज़ें हम लोग इसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो
ये मोर और लेस डिपेंडेंट है प्रोबेबिलिटी पर, जिसके कारण अनसर्टेनिटी आती है, अनसर्टेनिटी एक्चुअल आती है, ठीक है। जबकि अगर हम प्राइमरी फोकस की बात करें तो हमें क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर कॉस्ट और टाइम जो होता है उसका ऑप्टिमाइजेशन हमारा मेन एम होता है। जबकि जब हम PERT टेक्निक की बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग आगे की फोरकास्टिंग साथ के साथ टाइम मैनेजमेंट जो होता है उसके अंदर भी मेन प्रायोरिटी हमारा होता है, ठीक है। जबकि टाइम एस्टिमेट की हम लोग बेसिकली बात करें तो हमने बेसिकली सिंगल टाइम एस्टिमेट का यूज किया कि ड्यूरेशन वगैरह का हमने यूज करके इसको कैलकुलेट कर लिया। जबकि इसके अंदर जो PERT टेक्निक है उसके अंदर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, O यूज कर रहे हैं, P यूज कर रहे हैं, M यूज कर रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब सिंपल टाइम एस्टिमेट का मतलब क्या हुआ कि हमें अगर हम CPM क्रिटिकल पाथ मेथड को लेकर के चलते हैं तो हमें एक टाइम मिलेगा, दैट माइट नॉट बी परफेक्ट ऑलवेज, बट वो एक टाइम मिलेगा, यूनिक टाइम मिलेगा। हमने जो पाथ चूज किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक टाइम मिलेगा। लेकिन PERT टेक्निक सिंस हमें कंप्लीशन टाइम पता नहीं है तो उसके केस में हमें 3 टाइम मिल सकता है अलग अलग तरीके से, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक जो कि सबसे टाइम ज़्यादा ले सकता है, या फिर मोस्ट लाइकली। मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिया है। हमने प्लानिंग को अच्छे से समझ लिया, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में समझ लिया। कुछ न्यूमेरिकल्स बचते हैं, मैं ज़रूर कराऊंगा उन न्यूमेरिकल्स को, पहले हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। तो जो रिस्क कंट्रोल है, अब हम लोग समझ लेते हैं कि रिस्क जो होती हैं वो उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे उनको पता करके उनको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। उनको एब्रोगेट यानी कि कैंसिल कर सकते हैं, रिजेक्ट हटा सकते हैं। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन का सिंपल मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम आने से पहले प्रॉब्लम को पता कर लो कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे टीचर पढ़ा रहा है, क्लासेस चलती जा रही हैं, हम नोट्स बनाते जा रहे हैं, उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। उसको अभी आइडेंटिफाई करो, उसको फिक्स करो, नोट्स को रिवाइज करो अच्छे तरीके से, वो ज़्यादा चीज़ें तुम रिलेट कर पाओगे। ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। जबकि असेसमेंट क्या होता है कि हमें प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट कैलकुलेट करना है कि जो रिस्क है उसका कितना सीरियस है, या तो फेल ही हो जाएंगे या कि क्या हो जाएगा हमारे साथ। इसको बेसिकली हम लोग एसेस यानी कि पता करते हैं अपनी बेसिस पर, ठीक है। तो रिस्क टाइप जैसे है, टेक्निकल रिस्क जो होता है वो क्या होता है, उसके अंदर आते हैं बग्स, या फिर आर्किटेक्चर जो ओवरऑल हमने बनाया उसके अंदर गलती हो गई, उसके अंदर जब फेल्यूर हो जाएंगी। जबकि कॉस्ट रिस्क की बात करें तो जो बजट है, हमने बनाया है बजट, उसके अंदर क्या होगा कि ज़्यादा हो अमाउंट लग गया, या फिर जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गए। जबकि शेड्यूल रिस्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे इसके अंदर जो हमने पढ़ा ना, शेड्यूल के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि डिले जा सकती हैं, एक डिले दूसरे को कर सकता है, फ्लोट जीरो नहीं आता है तब, फ्लोट अगर एक से बड़ा आ जाता है, फ्लोट जीरो वाला पाथ ही हम लोग चूज करते हैं। याद रखने की बात यह है, जब फ्लोट उसके रिगार्डिंग कुछ अलग वैल्यू देता है तो दैट इज़ नॉट द पाथ दैट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हमें चूज करना होता है, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया। तो ये मोर और लेस डिपेंडेंट होता है सीरियसनेस पर, केवल एम्प्लॉई या फिर जो मैनेजर्स होते हैं उनके सीरियसनेस पर नहीं, ओवरऑल जो पाथ हमने चूज किया है, जो अप्रोचेज हमने यूज किए हैं, चाहे PERT टेक्निक यूज किया है, चाहे CPM क्रिटिकल पाथ मेथड टेक्निक यूज किया है, उसके बेसिस पर हम लोग बता पाते हैं। हमने बहुत सारे साइकिल्स पढ़े, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल पढ़ा, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें आती हैं। अब हम लोग रिस्क मैनेजमेंट साइकिल यानी ओवरऑल रिस्क को मैनेज करने का हमने आइडेंटिफाई कर लिया, एसेस कर लिया, उसके सीरियसनेस के बारे में पता कर लिया। अब मोर और लेस हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग कैसे ओवरऑल रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। सिंपल ऐसे समझो कि एक फिक्स्ड पाथ है, उसको फॉलो करोगे तो हम लोग रिस्क को मैनेज कर पाएंगे, यानी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एसेस कर पाएंगे, हर एक प्रोसेस जो भी रिस्क से रिलेटेड होगी वो हम लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया गया है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, एसेस करो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लान्स करो और फिर कंट्रोल प्रिपेयर करो, ठीक है। तो जो रिस्क प्लानिंग है उसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि जो भी सारे हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लान, हमने आइडेंटिफाई और एसेस के बारे में तो समझ लिया। प्लानिंग का सिंपल मतलब क्या हो गया कि अच्छे तरीके से प्लान करो जिसकी वजह से हम लोग मिटिगेशन मेजर्स ले सकें, यानी उसको डिक्रीज करने के तरीके ढूंढ सकें, बैकअप प्लान्स भी क्रिएट कर सकें अगर ज़रूरत हुआ तो, या फिर रिस्क हो गई तो। फिर रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि ये बेसिकली कंटिन्यूअसली ओवर आर्किंग प्रोसेस होता है, जिसका सिंपल मतलब क्या होता है कि हर एक बार हमें अपने रिस्क को बेसिकली मैनेजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग हर बार इस प्रोसेस को चलाते जाएंगे, मतलब ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, जिसके बेसिस पर हम लोग ये देखते रहेंगे कि क्या हमारा प्रोजेक्ट सही रास्ते पर चल रहा है, गलत रास्ते पर चल रहा है, जिसके बेसिस पर हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर हर बार कोशिश करेंगे कि फेल्यूर को हम हटाते रहें। तो ये एक ओवर आर्किंग यानी ऐसे बोले तो एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि लगातार चलते रहता है, रिपीटेशन अलाउड है इसके अंदर और ये चलते रहता है, ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट हो वो एक ऐसा प्रोजेक्ट मिले जिसके अंदर डिलेज ना हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो, और सारे के सारे रिस्क जो कि हम पढ़ें उनको या तो हम खत्म कर सकें या फिर लोवेस्ट लेवल तक ले जा सकें। तो हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर कर लेते हैं या फिर बेसिकली उसको मैनेज कर लेते हैं। अभी हम समझते हैं इसको। इसके अंदर 2 टेक्निक होती हैं। सबसे पहले आती है जो हमने यूज किया मोंटे कार्लो, और दूसरा मोंटे कार्लो सिमुलेशन जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है रिसोर्स एलोकेशन। जो मोंटे कार्लो टेक्निक होती है वो सिंपल एक प्रेडिक्शन टेक्निक होता है। हमने पढ़ा ना कि अनसर्टेनिटी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये जो टेक्निक्स हैं वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे लिए एक्चुअल फ्यूचर रिस्क हो सकते हैं उनको पता करने के लिए, या फिर हम लोग अनसर्टेन सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल पॉसिबिलिटी जो हो सकती है उनको चेक करने के लिए। सिंपल तुम ऐसे समझो कि अगर तुम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें तो ये तो पता कभी नहीं होने वाला है कि तुम्हें कितने मतलब
कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कितना डिफिकल्ट पेपर होगा, ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं पता होंगी, तो तुम क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी यूज करोगे। तुम बोलोगे या तो इजी पेपर आ सकता है, या मीडियम पेपर आ सकता है, या फिर बहुत हार्ड पेपर आ सकता है। तो तुम्हारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। यही मोंटे कार्लो है। मोंटे कार्लो का सिंपल मतलब क्या है कि अनसर्टेनिटी तो है, लेकिन हम उतने सारे सिनेरियोज अज्यूम करके चलेंगे जिसके बेसिस पर हम लोग अच्छे रिजल्ट तक पहुँच सकें। ठीक है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो अलग अलग जो ग्राफ के अंदर हमने प्लॉटिंग की है वो यही एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, मतलब वो तब पता चलेगी जब बहुत सारे वैल्यूज उसी के क्लोज आएंगे। जैसे तुमने एक्सपेरिमेंट किया होगा, मैं रिलेट करता हूँ काफ़ी पुराने यूनिट डायमेंशन वगैरह के, तुमने फिजिक्स के अंदर किया होगा, जिसके अंदर हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि डेविएशन कितना है, मतलब बेसिकली एक्चुअल एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन जो हमने पढ़ा होगा। तो उससे रिलेट कर सकते हो, उसको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी कि हम लोग कोशिश करेंगे अलग अलग वैल्यूज को कैलकुलेट करने की, या फिर जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर भी जो टाइट्रेशन वगैरह के अंदर वैल्यूज मेजर करनी होती थी, एक ने किया दूसरे ने बस उसका छाप दिया, वो नहीं करना होता। तो जो वैल्यूज होती थी उनको काफ़ी क्लोज लिखना होता है। तो मोंटे कार्लो सिमुलेशन वही है कि एक्चुअल वैल्यू के आसपास हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं मल्टीपल सिनेरियोज का अज्यूम करके। ठीक है, उनको प्रेडिक्ट करके और फिर उनका यूज करके हम लोग पता करने की। फिर आता है जो लिखा है वो सब यहाँ पे वही लिखा है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इन चीज़ों को आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ इसके लिए। फिर आता है रिसोर्स अलोकेशन। रिसोर्स अलोकेशन के बारे में हमने बहुत पहले भी पढ़ा है कि प्रोजेक्ट को प्रॉपरली रिसोर्सेज अलाइन करना, असाइन करना, जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर का एक्चुअल वर्क होता है। ठीक है, तो रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पीपल हो सकते हैं, बजट हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, टाइम हो सकता है। अब सबसे समझने की बात क्या है कि जो क्यों ये हम लोग करते क्यों, क्योंकि अगर रिसोर्स कम है तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर टीम पर अगर ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है प्रॉब्लम आ जाएगा। वर्क एफिशिएंसी अगर हम लोग अच्छे तरीके से नहीं मेंटेन करके रखेंगे तो इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो जैसे समझो कि अगर एक शादी ऑर्गेनाइज करना है तो कितने लोग आएंगे, कितना बजट फूड पे लगेगा, ये सब चीज़ें अगर पहले से पता नहीं होंगी, ये तो रिसोर्सेज के अंदर आई ना कि फूड कितना होगा, तो अगर ये पहले से पता नहीं होगी तो हमारे लिए बहुत आफत की चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पहले से पता करके रखना। ठीक है, यानी ऐसे बोलें तो ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हर एक अवेलेबल रिसोर्स को हम लोग प्रोजेक्ट की इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली और एफिशिएंटली असाइन कर देते हैं। हमने रिसोर्स एलोकेशन के बारे में समझ लिया बहुत सारी चीज़ें। अब हम लोग कॉस्ट शेड्यूल के बारे में समझ लेते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने ओवरऑल यूनिट का जो एक्चुअल समरी है उसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ के उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले कॉस्ट शेड्यूल के बारे में समझ लेते हैं। देखो, कॉस्ट शेड्यूल सिंपल मतलब कॉस्ट वर्ड से तुम रिलेट करने की कोशिश करो कि इसके अंदर हम लोग ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट है उसके अंदर कितना पैसा लगेगा, उसकी प्लानिंग करना, उसके लिए चार्ट या फिर शेड्यूल्स बनाना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट शेड्यूल। ठीक है, यानी हर एक फेज, हर एक एक्टिविटी, इंडिविजुअल एक्टिविटी के अंदर कितना पैसा खर्च होगा, जो हमारा बजट है उसको कैसे कंट्रोल करना है, प्रोजेक्ट मैनेजर ये काम करेगा। तो इसका यूज किस लिए करते हैं, बजट को अच्छे से बनाने के लिए, हर एक एक्स्ट्रा स्पेंडिंग को रोकने के लिए और कॉस्ट को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। जैसे मैं अगर बताऊं कि अगर हमें एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, जो छोटे बच्चे वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो सब कुछ एकदम डिट्टो लिख के रखते हैं कि इतना पैसा इसके अंदर लगेगा, इतना पैसा इसके अंदर लगेगा, कि हम इतना पैसा ले पाएँ, जुटा पाएँ, नहीं जुटा पाएँ। ठीक है, कौन कितने दिन में पेमेंट करेगा, ये होता है कॉस्ट शेड्यूल। ठीक है, और रिसोर्स एलोकेशन के अंदर हमने समझ लिया, शादी वाला जो एग्जाम्पल था तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। कॉस्ट शेड्यूल सिंपल ये बताता है कि प्रोजेक्ट के अंदर किस स्टेज में कितना पैसा खर्च होने वाला है, उसके टाइम टेबल को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट शेड्यूल। यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू। बाकी थैंक यू, पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एज यूजुअल। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट 4 की क्विक शॉर्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर यूनिट का जो सिलेबस है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी जो होंगे उनको हम लोग कोशिश करेंगे कवर करें। देखो, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर जो फ्रेमवर्क फॉर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जिसका नाम है, इसके अंदर हमें ये समझना है कि क्या एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो सकता है जिसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो जो हमारे प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर प्रोजेक्ट की सारी एक्टिविटीज जो हैं उनको हम लोग एफिशिएंटली कर सकें, यानी हमें जो प्रोडक्टिविटी ओवरऑल मिले वो काफ़ी अच्छा हो। तो ये क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करता है जो कि कॉन्टिन्यूस स्टेप्स होता है, जैसे प्लानिंग, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग। ये कॉन्टिन्यूस स्टेप्स चलते रहते हैं हमें सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होता है उसको मैनेज करने के लिए। साथ के साथ जब हम इस पर्टिकुलर साइकिल को फॉलो करते हैं तो हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाता है। साथ के साथ हमें जो बजट असाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट डेटा, ये सिंपल ऐसे बोलें तो डेटा को कलेक्ट करने का तरीका हो सकता है, जैसे कि सर्वेज के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने क्वेश्चनायर्स या फिर गूगल फॉर्म्स, इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हैं। तो सिंपल उसकी बेसिस पर हमें क्या मिलता है, फैक्चुअल बेसिस मिलता है, जिसके बेसिस पर हम लोग क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। साथ के साथ हम लोग एक्यूरेट परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे डेटा को हम लोग अगर यूज करना चाहें तो प्रोग्रेस के लिए ट्रैक कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग एक्चुअल प्रोग्रेस की कंप्लीशन यानी कितना कंप्लीट हुआ है और प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी सारे टास्क हैं, मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट के डिफरेंट टास्क हैं डिफरेंट लेवल पर, उनको हम लोग पता कर सकते हैं
एक्यूरेट डेटा का यूज करके कि हम लोग कहाँ पर पहुँचे हैं और अभी हमें कितना टाइम लगने वाला है, यानी प्रोग्रेस को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। कॉस्ट यानी हम लोग फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर को भी ट्रैक कर सकते हैं। साथ के साथ टाइम यानी कि हम लोग जो शेड्यूल के अंदर डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, साथ के साथ हम लोग डिफरेंट माइलस्टोन को ट्रैक भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो कि एक यूट्यूब चैनल जब हमने बनाया तो यूट्यूब चैनल के ऊपर हमें पहले से पता है कि हमें, अगर मान लेते हैं कि हमें जैसे इतने हमने एक फिक्स किया कि 30 डेज़ के अंदर हमें 10 वीडियो अपलोड करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम रैंडमली वीडियोज पुश करते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे, तो वो सही चीज़ नहीं हुआ। प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट करते हैं जब हमें, तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट डेटा। यानी जैसे समझो, अगर टाइम का बात करें तो एक वीडियो बनाने में मान लेते हैं 5 घंटा लगा। कॉस्ट डेटा यानी एडिटिंग पर इतने पैसे खर्च हुए। प्रोग्रेस डेटा 10 दिन, जैसे 10 में से 6 वीडियोज हमने कंप्लीट कर लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि सारे के सारे डेटा, ऐसे बोलते हैं ना कि डेटा हमारे पास होता है तो उसका यूज करके हम लोग एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो वहीं जब सिस्टमेटिक कलेक्शन उसका करते हैं प्रोजेक्ट के लिए यूज करने के लिए, तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट डेटा। विजुअलाइजिंग प्रोग्रेस थ्रू डैशबोर्ड्स, जैसे हमने पढ़ा ना सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट डेटा, तो उसके अंदर जैसे हमने प्रोग्रेस को ट्रैक किया। अब प्रोग्रेस को ट्रैक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमें प्रोग्रेस ट्रैक करना है तो हमने क्या किया कि हम यूज कर सकते हैं गैंट चार्ट का यूज कर सकते हैं, या फिर लाइव प्रोसेस, या फिर प्रोजेक्ट डैशबोर्ड्स का यूज कर सकते हैं। ऐसे बोला जाता है ना, मैंने पहले भी बोला है कि 1 पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो वहीं सिंपल यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि हम लोग पिक्चर्स का यूज करके ईजिली बहुत ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा को कम टाइम के अंदर और छोटे अमाउंट ऑफ डेटा के अंदर क्या कर सकते हैं, कॉन्साइज कर सकते हैं। उसी के लिए हम लोग डैशबोर्ड्स का यूज करते हैं, जिसके अंदर आ सकते हैं गैंट चार्ट, मैंने जैसे बताया, या फिर लाइव प्रोजेक्ट डैशबोर्ड। तो वहीं यहाँ पर बोला गया है कि रॉ डेटा को हम लोग ग्राफिकल चार्ट्स या फिर ग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से रैपिड एट अ ग्लैंस अंडरस्टैंडिंग हमें करंट प्रोजेक्ट स्टेटस का मिल जाता है। यानी ऐसे देखें तो हमने सिंपल इमेज को देखा और हम ये समझ गए कि हमारा प्रोजेक्ट अभी कहाँ प्रोग्रेस किया है, इधर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, टाइम, या फिर जो भी पैरामीटर हम लोग चूज करते हैं प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट डेटा हमने पढ़ा, उसके अंदर सबसे पहले हमने प्रोग्रेस के लिए गैंट चार्ट यूज किया या फिर लाइव प्रोजेक्ट डैशबोर्ड का यूज किया। अब हमें सिंपल, हमने प्रोग्रेस को तो डिटेक्ट कर लिया कि कहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस हुई है। अब हम लोग डिटेक्ट करना चाहते हैं कि कॉस्ट को कैसे हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो कॉस्ट को मॉनिटर करने के लिए भी हम लोग ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के ग्राफ्स, बार ग्राफ या फिर पाई चार्ट वगैरह, इन सभी चीज़ों का, जैसे यहाँ पर एक सिंपल शो किया गया। तो इससे हम क्या कर पाते हैं, हम लोग ये ट्रैक कर पाएंगे, रिलेटिव ट्रैकिंग कर पाएंगे कि हमें एक्चुअली में कितना हमारे पास पैसा बचा है और उसके बेसिस पर हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कितना पैसा लग रहा है, जिसकी वजह से हम लोग पहले ही ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि क्या हमारा प्रोजेक्ट हमारे रिक्वायर्ड कॉस्ट, जितना हमारे पास पैसा है उतने में हम लोग प्रोजेक्ट को डेवलप कर पाएंगे अच्छे से या नहीं। यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो ओवरऑल है वो हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, ये सिंपल चीज़। ये ऐसे बोलें तो बजट कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म होता है। ऐसे समझो कि तुम अगर पहले से तुम्हारे पास पता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें एक महीने का 2000 रुपये भेजते हैं, और अगर तुम ट्रैक करते हो कि इस चीज़ में इतने पैसे जाएंगे, इस चीज़ में इतने पैसे जाएंगे, तो पहले से ट्रैक की गई चीज़ काफ़ी बेहतर होती है, बजाय कि तुम उड़ाते जाओ, पता चलेगा लास्ट के महीने में पापा ने 2000 भेजा था और उड़ गए टोटल 5000। तो ये अगर तुमने ट्रैक नहीं किया तब होता है। तो ये छोटी चीज़ पे जब अप्लाई हो रहा है तो प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए भी अप्लाई होता है। तो सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट डेटा के अंदर कॉस्ट को मॉनिटर करने के लिए हम लोग ग्राफ्स का यूज इसीलिए करते हैं, ताकि हम लोग ये कर पाएँ, क्योंकि प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो काफ़ी ज़्यादा एनालाइज्ड हो और प्रॉपरली डिसीजन हो, ताकि अच्छे तरीके से हम लोग कॉस्ट को इन्वेस्ट कर सकें, पाई पाई का हिसाब हो सके। यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी आता है, अर्न वैल्यू एनालिसिस, जो कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं कोर मैट्रिक्स। सिंपल डेफिनेशन क्या है इसके अंदर, जैसे पीवी की बात करें तो प्लान्ड वैल्यू, यानी जो हमने प्लान किया है, प्लानिंग के हिसाब से जो हमारा वर्क है उसके लिए कितना कॉस्ट लगेगा। अर्न वैल्यू यानी जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें उसकी कितनी वैल्यू होगी, कितना कॉस्ट उसके, मतलब मॉनेटरी मैट्रिक्स का यूज करके हम लोग मेजर कर सकते हैं। साथ के साथ एक्चुअल कॉस्ट की बात करें तो प्लानिंग किया, उसके बाद हमने देखा कितना लग सकता है, उसके बाद जो एक्चुअल कॉस्ट है वो क्या हुआ कि हमने सब कुछ कर लिया, पता चला कि नहीं, प्रोजेक्ट डेवलप होने के बाद जब क्लाइंट को उसे डिलीवर करना है तो एक्चुअली में कितना कॉस्ट लगा, वो होता है एसी, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट। तो दो इसके मेजरमेंट के पैरामीटर्स होते हैं या फिर इंडिकेटर्स, जैसे कि सीपीआई जो होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, दैट इज इक्वल टू अर्न वैल्यू अपॉन एक्चुअल कॉस्ट, और एसपीआई इज इक्वल टू अर्न वैल्यू अपॉन प्लान्ड वैल्यू। जो हमने अर्न वैल्यू एनालिसिस के अंदर सीपीआई और एसपीआई पढ़ा, उसके बारे में हम लोग उसके इंडाइसेस जैसे या फिर इंडेक्सेस सीपीआई और एसपीआई को समझ लेते हैं। सीपीआई सी से कॉस्ट को रिलेट कर लो, यानी कि सीपीआई जो होता है वो कॉस्ट एफिशिएंसी को मेजर करता है, जबकि एसपीआई जो होता है वो टाइम एफिशिएंसी को मेजर करता है। यानी
कितना टाइम दिया गया और कितना टाइम एक्चुअली लगा, उसको बोलते हैं इफिशियंसी। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ऐसे कुछ फॉर्मूला होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो यहाँ पर लेकिन उस फॉर्मूले को हमने यूज़ नहीं किया, यहाँ पर हमने सीपीआई और एसपीआई का फॉर्मूला पिछले पेज में बताया है। तो सिंपल मतलब क्या हुआ कि जब सीपीआई और एसपीआई की वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो जाएगी, इसका मतलब हम लोग परफेक्टली ऑन द टारगेट हैं प्रोजेक्ट के। जबकि सीपीआई जो टेबल में एक्सप्लेन किया गया है कि सीपीआई की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो हमारा प्रोजेक्ट अंडर बजट है, लेकिन अगर वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब प्रोजेक्ट जो हमारा है वो ओवर बजट है, ठीक है, यानी बैड। उसी तरीके से एसपीआई अगर ग्रेटर देन 1 यानी हम लोग जो शेड्यूल, हमने जो टाइमिंग, जो हमने प्लानिंग की है टाइम की, उससे हम लोग आगे चल रहे हैं, लेकिन अगर लेस देन 1 है यानी हम लोग उससे पीछे चल रहे हैं। हम लोग न्यूमेरिकल के थ्रू इसको और अच्छे से समझेंगे। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं जो अर्न वैल्यू एनालिसिस के अंदर जो हमने इंडाइसेस पढ़े, सीपीआई और एसपीआई। सीपीआई को हमने रिलेट किया था कॉस्ट से, और एसपीआई जिसको हमने सेकंड्स यानी कि टाइम से रिलेट किया था। अब इनके बारे में हम थोड़े डिटेल में समझ लेते हैं कि कैसे हम इनके अंदर कैलकुलेशन करेंगे। तो जो सीपीआई थी उसकी फॉर्मूला क्या था, सीपीआई इज इक्वल टू अर्नड वैल्यू अपॉन एक्चुअल कॉस्ट था। तो जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर अर्नड वैल्यू, पीवी और एसी यानी एक्चुअल कॉस्ट दिया गया होगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि ईवी, पीवी और एसी क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें कॉस्ट परफॉर्मेंस यानी इफिशियंसी इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट मेजर करना है। तो हमने पढ़ा ना, सीपीआई इज इक्वल टू ईवी अपॉन एसी है। अब जो ईवी यानी अर्नड वैल्यू जो है उसकी वैल्यू देखें तो हमारे को दिया गया है 13 इंटू 10⁻³ यानी कि 13,000 दिया गया, ठीक है। जितने जीरो हैं उतने हम लोग 10⁻3। एसी की वैल्यू 15 इंटू 10⁻3 दिया गया है। तो 10⁻3 से 10⁻3 कट गया, हमारे पास आ गया 13/15, जिसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें, 130 हो जाएगा, 0.86 जो कि यहाँ पर दी गई है, ठीक है। उसके बाद अब देखो 0.86 यानी कि सीपीआई की जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 1। अब जब लेस देन 1 थी तो मैंने बोला था कि ये क्या है, ओवर बजट, यानी कि ये क्या है, बैड है, गुड नहीं है। उसी तरीके से जब हम एसपीआई की कैलकुलेशन करेंगे तो एसपीआई जो होता है, थोड़ा इरेज कर लूँ पहले इसको, जो एसपीआई है, एसपीआई की वैल्यू क्या होती है, ईवी अपॉन पीवी। अब ईवी की जो वैल्यू दी गई है वो 13 इंटू 10⁻3 और पीवी की जो वैल्यू दी गई है 14 इंटू 10⁻3। यहाँ से ये कट गया, इसको हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 13/14। ऑब्वियसली ये लेस देन 1 है। लेस देन 1 यानी कि क्या है, हम लोग शेड्यूल से, जो हमें टाइम असाइंड है उससे हम लोग क्या चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, पीछे, वी आर बैक। प्रायोरिटाइजिंग मॉनिटरिंग एफर्ट्स, इसका सिंपल मतलब ये है कि अपने एफर्ट्स को किस डायरेक्शन में यूज करना, कहाँ यूज करना। तो ये लाइफ का भी फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि अपने एफर्ट को उन सारी जगहों पर यूज करो जहाँ पर तुम्हारा इंटरेस्ट हो। तो वही सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हमने पढ़े बहुत सारे प्रिंसिपल्स की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम के लिए हमें कैसे, बहुत सारे सिस्टमेटिक कलेक्शन के मतलब डेटा के टेक्निक्स क्या हो सकते हैं, सारी चीज़ें पढ़ी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है कि ये सब चीज़ें तो हम लोग अपनी जगह पर रखते हैं। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, उस पर वर्क कर रहे हैं, तो हमें अपना एफर्ट मैक्सिमम पहले कहाँ पुट करना है, तो अपना एफर्ट मैक्सिमम पहले वहाँ पर पुट करना है जो हाई रिस्क एरियाज हैं, वहाँ पर अपने एफर्ट को चैनलाइज करना है और उन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को पहले फिनिश करने का कोशिश करना है मैक्सिमम एफर्ट पुट करके। इसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारा प्रोजेक्ट का ओवरऑल एफिशिएंसी होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। जो वेरिएंस एनालिसिस है उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं, हम लोग समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, यानी ये जो फंडामेंटल टेक्निक है, इसका कहने का ये मतलब है कि अपने जो प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, टाइम, कॉस्ट, इन सारी चीज़ों को जो हमने कलेक्शन किया डेटा का, मैं पूरी चीज़ों को पीछे लिंक करते हुए चलना। हमने मॉनिटरिंग किया कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पर ध्यान देना है, वो सब चीज़ें हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सब चीज़ें तुमने किया, लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमेशा जो हमने बार ग्राफ वगैरह यूज किया वो किस लिए यूज किया, इसलिए यूज किया कि हमने जो प्लानिंग की है, हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं वो हमने देख लिया कि हाँ इतने रिसोर्सेज हैं, उसके अनुसार हम लोग जो एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो एक्चुअल रियल टाइम बेसिस ऑन द रियल ग्राउंड जो भी सारे काम हम लोग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिलेटेड, क्या वो उसके थ्रू मैच हो रहे हैं, क्या उसके थ्रू अलाइंड है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे तो पता चलता रहेगा, हम लोग सही रास्ते पर चलते रहेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि हम लोग जो हमारे को करेक्शंस भी अगर करने होंगे, टेस्टिंग या फिर जो भी सारी प्रोसेसेस करनी होंगी वो हम टाइमली कंप्लीट करते जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो ऑन द टाइम, ऐसे बोले तो पूरी तरीके से तो टाइम पर नहीं, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 80-90% वो सही तरीके से उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि जो भी हमने बेस लाइन प्लान बना रखा है, यानी उसको एक बेस लाइन एज्यूम करो, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है उसके लिए हम लोग वेरिएंस एनालिसिस का यूज करेंगे, जिसके बेसिस पर हम लोग क्या कर पाएंगे, टाइमली करेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट कर पाएंगे।
द चेंज कंट्रोल वर्क फ्लो, ये ऐसे बोलें तो एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसका मेन एम ये होता है कि हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर जो भी मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं वो सीक्वेंशियल होना चाहिए, स्टेप वाइज होना चाहिए। ऐसे डायरेक्टली नहीं कि हमने प्रोजेक्ट में दिखा कि नहीं ये गलती है, हमने डायरेक्ट चेंज कर दिया, नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग चेंजेस करना क्यों चाहते हैं। इसका दो रीज़न है, पहला है स्कोप क्रीप और दूसरा है अनकंट्रोल्ड चेंजेस। अनकंट्रोल्ड चेंजेस तो समझ में आ रहा है कि अगर हमने चेंजेस ऐसे हैं हमारे पास जिनको अगर हमने चेंज नहीं किया तो शायद वो सिस्टम के अंदर और परसिस्ट कर दें और प्रॉब्लमेटिक हो जाए। स्कोप क्रीप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब रेंज बेसिकली होता है, ठीक है, जैसे टाइम हो गया, कॉस्ट हो गया। तो स्कोप क्रीप का मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्ट के अंदर अगर हमने चेंजेस मॉडिफिकेशंस नहीं किए तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत टाइम ले ले या फिर कॉस्ट उसका एक्सपोनेंशियली या इंक्रीज करता जाए, ये सारी चीज़ें। तो स्कोप क्रीप का मतलब क्या हुआ कि जो भी बेसिक, अगर लेमैन लैंग्वेज में बोले तो जो रेंज हमने बनाया है उसको वो क्या करे, बाहर निकल जाए उस रेंज से, यानी अगर हमने चेंजेस परफॉर्म नहीं किए तो यही मेन रीजन है चेंज कंट्रोल वर्क फ्लो को पढ़ने का, यानी कि सिस्टम के अंदर हमें मॉडिफिकेशंस क्यों करने हैं। अब सिस्टम के अंदर मॉडिफिकेशन करने का एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, जैसा मैंने पहले बताया। पहले हमें रिक्वेस्ट करना है, यानी रिक्वेस्ट इन द सेंस कि मतलब चेंज को इनिशिएट करना है, फिर उसे एनालाइज करना है, यानी जो चेंज हमने परफॉर्म किया उसके रिगार्डिंग हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसके बारे में पढ़ना है। थर्ड, अप्रूव यानी गेट कीपर डिसीजन। गेट कीपर डिसीजन का सिंपल मतलब ये होता है कि हमें ऐसा डिसीजन बनाना है जो गो या फिर नो गो डिटर्मिनेशन पे वर्क करे, यानी हमें वहाँ पर जाना है या नहीं, सिंपल ये। तो ये जो होते हैं वो ऑथराइज्ड इंडिविजुअल बनाते हैं, जैसे कि जो सीनियर मैनेजमेंट की टीम होती है वो सिंपल वो क्या करते हैं कि या तो अप्रूव करते हैं या फिर प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देते हैं या फिर उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है, एक फ़िल्टर की तरह अज्यूम करो जो ये इंश्योर करते हैं कि हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्वालिटी मेंटेन करनी है। तो जो चेंजेज हमने परफॉर्म किया, रिक्वेस्ट किया यानी इनिशिएट किया, उसके इम्पैक्ट को भी देख लिया तो वो अप्रूव किए जाएंगे या नहीं। तो वहीं गेट कीपर डिसीजन, यानी जाना है या नहीं जाना है, दो उसमें से एक डिसीजन हमें बनाना है। फिर आता है इम्प्लीमेंट का सिंपल मतलब ये होता है कि पहले हमने तो इनिशिएट कर लिया, फिर हमने देख लिया कि उसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, फिर हम लोग या तो उसकी तरफ चले गए या उसकी तरफ नहीं चले गए। अगर उसकी तरफ चले गए तो हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ ने जो कि फ़िल्टर की तरह काम कर रही थी उन्होंने भी बता दिया कि हाँ, जो टीम वर्क कर रही है, जो भी सारे चेंजेज के लिए उन्होंने इनिशिएट किया, फिर उन्होंने उसका एनालिसिस किया, सही है, आप इससे जा सकते हैं, यानी उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चेंजेज के अंदर। जिसकी वजह से मैं दोहरा रहा हूँ, स्कोप क्रीप और अनकंट्रोल्ड चेंजेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, इनसे बच सकते हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम 3-4 लोग एक साथ काम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, कोई ऐसा है जो कोड कर रहा है, किसी ने कोड के अंदर चेंजेज कर दिए, किसी ने किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर चेंजेज कर दिए। तो अगर हम लोग उन सब चीज़ों को ट्रैक नहीं करेंगे तो हमारे लिए वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमें सॉफ्टवेयर की बजाय कुछ और बन के मिल सकता है, वो काम ही ना करे, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट उसी के बारे में है कि अच्छे से मैनेज करना और कंट्रोल करना सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स के अंदर जो भी चेंजेज हम लोग कर रहे हैं टाइम बाय टाइम। सो आर्टिफैक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स मतलब आर्टिफैक्ट का मतलब कलाकृति होता है। तो सॉफ्टवेयर ऐसा थोड़ी है कि डांस करने लगेगा, नहीं। सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स का सिंपल मतलब ये होता है कि जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सोर्स कोड जो हमने लिख रखा है, या फिर वर्जन जो भी सारे हमने चेंज किए, वो सारी चीज़ें। तो होगा क्या, जब हम सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स को टाइम बाय टाइम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज करेंगे तो उसकी वजह से हमें प्रॉपर कंसिस्टेंसी होगी, यानी कोई भी अगर हम लोग चेंजेस भी करते हैं फिर भी हमारा जो ओवरऑल प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर होगा वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। उसके अंदर जो वर्जन हमने बोला ना आर्टिफैक्ट्स के अंदर, तो हमें एक अच्छे से आइडिया होगा कि हम लोग किस वर्जन पे अभी काम कर रहे हैं, या फिर अच्छे से हम लोग उसको थ्रू आउट द साइकिल जो भी चेंजेज हम लोग परफॉर्म करते हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग ट्रैक कर पाएंगे, किसके थ्रू, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर। तो एससीएम के जो की एडवांटेज हैं, जैसे हमने पढ़ा ना कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों पर काम कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड अगर हम लोग एससीएम को यूज करते हैं, एससीएम को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स के बारे में हमें डीप आइडिया है कि वर्जन पे कौन काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो कि एससीएम के थ्रू होता है। तो इसकी वजह से होगा क्या कि हम लोग कन्फ्यूजन जो होगा उसको ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि कौन से वर्जन पे अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं, किसने कोड के अंदर क्या चेंज किया, ये सारी चीज़ें। जबकि होगा क्या इसकी वजह से, देखो मैंने शुरू में बताया ना कि कोई कोड कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चेंजेस कर दे रहा है, जब ये पता ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली कन्फ्यूजन होगा, और जब कन्फ्यूजन होगा ना तो उसकी वजह से क्वालिटी भी डिक्रीज करेगी और हमारा कंट्रोल उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काफ़ी डिक्रीज कर जाएगा। होता है ऐसे कुछ कंपनियों के अंदर जो कि बोला जाए कुछ और करते हैं वो कुछ, तो उसकी वजह से डेवलप हो जाता है कुछ, तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। साथ के साथ इसकी वजह से टीम वर्क और कोलेब्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये बंदा किस चीज़ पे काम कर रहा है, इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें। तो अगर हम समरी में बताएं तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज़ नथिंग अबाउट, इट इज़ जस्ट अबाउट मैनेजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो गया, सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स। सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या हो गया,
डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं, सोर्स कोड बोल सकते हैं, जो भी सारे हमने फ्लो डायग्राम्स बना रखे हैं ये सब इसके अंदर आते हैं। इन सब को मैनेज करने का तरीका क्या है कि हम लोग अच्छे से, हमारे पास डीप आइडिया हो कि कौन किस चीज़ पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी, टीम कोलेबोरेशन, साथ के साथ ओवरऑल ऐसे बोले तो टीम वर्क काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है। अब हम लोग जो बेसिक मेथडोलॉजीज होती हैं SCM के अंदर, उसकी जो कोर एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो है कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमने कोड्स लिख रखे हैं या फिर जो भी सारी चीज़ें हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिख रखी हैं उनको प्रॉपर्ली लेवल करना, जिसकी वजह से हम लोग ये चेक कर पाएंगे कि क्या वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दूसरे नंबर पे जो आती है वो है वर्जन कंट्रोल, यानी हम लोग मल्टीपल वर्जन्स को तो मेंटेन करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ उनको हम लोग ट्रैक भी करेंगे। ट्रैक इन द सेंस कि अगर पुराने वर्जन पे हमें सॉफ्टवेयर या फिर प्रोजेक्ट को लेकर के आना हो तो वापस हम लोग उसको वहाँ पर लेकर के आ सकें ईजिली। थर्ड आता है चेंज कंट्रोल, यानी हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस को अप्रूव कर सकें अच्छे तरीके से। साथ के साथ अगर अनऑथराइज्ड चेंजेस आते हैं जो कि हमने पढ़ा ना, उसकी वजह से अगर इम्पैक्ट बुरा आता है तो हम लोग उसको क्या करें, रोक दें, उसके लिए हम लोग अलाउ ना करें। फिर आता है स्टेटस अकाउंटिंग, यानी हमें जो करंट कॉन्फ़िगरेशन हमारे करंट, जैसे ऐसे बोले ना, करंट हमारा जो स्टेटस है, हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना, ताकि ऐसे समझो हमें ये तो पता चल सके कि पहले हमने क्या किया था, अभी हम क्या कर रहे हैं। तो उसको हम लोग रिकॉर्ड बोलेंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे ताकि ये पता चल सके कि आगे अगर हमें कुछ करना है तो उसके बेसिस पर हमारे लिए पुराना जो बेसिस होगा वो क्या होगा। फिर आता है लास्ट में वो है कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग। कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग का मतलब क्या होगा कि हमें करेक्टनेस और कंप्लायंस को चेक करना है, उसको वेरीफाई करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी सारे के सारे फाइल्स और कंपोनेंट्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना, ठीक है। कुछ SCM के बेसिक टूल्स भी होते हैं जो होते हैं गिटहब या फिर SVN। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बारे में हमने समझा कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिंपल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो चेंजेज हैं उनको अच्छे से कंट्रोल कर पाएँ और मॉनिटर कर पाएँ अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए, ताकि हम लोग कंसिस्टेंसी और वर्जन कंट्रोल को अचीव कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे बोले तो चेंजेस को सेफली मैनेज करना SCM बोला जाता है, ये डिफिनीशन मैं बता चुका हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने ये भी पढ़ा कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोग अपडेट कर सकते हैं। जैसे वर्जन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग के बारे में हमने पढ़ा, और वर्जन पे अगर हमें वापस पुराना जाना है तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना होता है, ठीक है। अब ये तो हम समझ गए, लेकिन हमें अब यहाँ पर समझना है SCM आर्किटेक्चर के अंदर कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो हमारा है उसके अंदर हम लोग चेंजेज, वर्जन्स, फाइल्स या फिर अपडेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर सबसे पहले आते हैं CIs, जो कि बेसिकली क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फाइल्स होते हैं। CIs क्या होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स, ठीक है। जो प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंट फाइल या फिर कंपोनेंट्स होती हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं अब प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंट फाइल या कंपोनेंट क्या हो सकती हैं, जो हमने डॉक्यूमेंट हो सकती हैं, जो टेस्टिंग की फाइल्स हो सकती हैं या फिर सोर्स कोड हो सकती हैं, वो इसके अंदर बेसिकली आती हैं, ठीक है। तो बेस लाइन रेफरेंस यही है, वहीं यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स लाइक फाइल्स और मॉड्यूल्स ये आती हैं कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स के अंदर। फिर आता है रिपोजिटरी। रिपोजिटरी क्या होती है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जैसे अगर हम बोले ना कि बहुत सारी चीज़ों को एक जगह जब हम स्टोर कर देते हैं, होते हैं बहुत सारे, जैसे जापान वगैरह कंट्रीज के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्टोरेज होते हैं जिनके अंदर हम लोग अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। तो वहीं होता है रिपोजिटरी का मतलब। सिंपल मतलब क्या होता है कि ये एक सेंट्रल स्टोरेज प्लेस होती हैं जहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट की फाइल्स को यहीं पर स्टोर कर देते हैं, जिसको कि टीम मेंबर्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं जो कि यहाँ पर बताया गया है, जिसके अंदर गिटहब या फिर SVN जो मैंने बताया था वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग किसके बारे में समझते हैं, बेसलाइन। बेसलाइन का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, उनको हम लोग रेफरेंस मान के फिर उसके ऊपर काम करते हैं कि नहीं ये इतनी चीज़ तो हमारे पास होनी चाहिए। तो वहीं बेसलाइन का सिंपल मतलब क्या हुआ SCM आर्किटेक्चर के अंदर, कि एक चीज़ को बेसलाइन मान लो, उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो ताकि और ज़्यादा बेटर इफिशियंसी अचीव हो सके, उसको कंपेयर करते हुए कि हाँ ये चीज़ हमें पहले से है हमारे पास, इससे बेटर के लिए काम करो। SCM के लिए टूल्स के बारे में मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि वर्जन मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं या फिर जो चेंजेज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, जैसे कि गिटहब या फिर SVN। हमने सारी चीज़ें पढ़ी जिसके अंदर अलग अलग चीज़ों, टाइम कॉस्ट की एनालिसिस के लिए ग्राफ वगैरह यूज किए हैं। फिर हमने अर्न वैल्यू एनालिसिस और AC, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमने पढ़ा। फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आ गए यहाँ तक। हमने ये समझ लिया प्रॉपर्ली कि वर्जन कैसे मैनेज कर सकते हैं या फिर जो भी सारे चेंजेज करने हैं वो सारे कैसे परफॉर्म करते हैं। SCM के बारे में हमने पढ़ा, उसके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट असाइन करेंगे, जो कि बेसिकली क्लाइंट और सॉफ्टवेयर डेवलपर के बीच में होगा, उसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि मतलब व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ मैनेजिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स।
वहीं यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। तो जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि फॉर्मल एग्रीमेंट जो है किसके किसके बीच में, क्लाइंट और सॉफ्टवेयर डेवलपर के बीच में, उसको हैंडल करना। तो जो मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होता है उसके 2 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला एसेंशियल कंपोनेंट ये होता है कि ऑपरेशनल रूल्स, यानी इसके अंदर हम लोग ये क्लियरली असाइन करेंगे या फिर बोले तो डिफाइन करेंगे कि किसका क्या काम है, कौन सी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसका जो एग्जैक्ट पेमेंट के आइटम्स हैं या फिर ऐसे बोले तो टर्म्स हैं। कहने का मतलब क्या है कि इस चीज़ के लिए हमें पैसा चाहिए, इस चीज़ के लिए हमें पैसा चाहिए, ये करने के लिए पैसा चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग उसको बता देंगे। जैसे अगर घर को पेंट करवाना है तो हम पेंटर को बोलेंगे कि चलो भाई तुम बताओ कितने कितने लोग हैं। वो बोलेगा झुन्नू और चुन्नू 2 लोग हैं साथ के साथ। फिर हम लोग समझेंगे कि क्या क्या उनके रोल हैं, ये एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम लोग ये समझेंगे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। फिर हम लोग ये समझेंगे कि उनके लिए कितने पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें। तो सब कुछ ऐसे बोले ना तो कच्चा चिट्ठा खोल के रख देना कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, आप ही अपने आँख के सामने देख लीजिए और उसके बेसिस पर आप बताइए कि हमें ये प्रोजेक्ट मिलेगा, हमें ये करना है या नहीं करना है। वहीं तो हुआ ना फॉर्मल और एग्रीमेंट। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने पेंटर्स को असाइन किया और वो पेंटर्स निकले चालाक, वो आधा काम कंप्लीट करके भाग गए। तो उसके केस में क्या होगा, उसी चीज़ को हम लोग लीगल प्रोटेक्शन के अंदर समझते हैं। ठीक है, तो लीगल प्रोटेक्शन क्या होते हैं, एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री सेट करते हैं कि अगर जैसे स्कोप के बारे में हमने, स्कोप क्रिप के बारे में पहले भी हमने पढ़ा कि अगर स्कोप के अंदर कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे कि इतना हमने टाइम असाइन किया, इतने टाइम के अंदर काम कंप्लीट करना था पर तुम काम कंप्लीट किए बिना भाग गए, तो उसके केस में हमें क्या करना है, तो उसके लिए लीगल प्रोटेक्शन यूज किए जाते हैं। तो ओवरऑल हम लोग ऐसे बोलें तो कॉन्ट्रैक्ट्स इसलिए मैनेज किए जाते हैं ताकि सबके बीच में अच्छा संबंध मेंटेन हो, भले ही वो अंदर से अच्छा ना हो लेकिन बाहर से देखने में लगे कि बहुत अच्छा है। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो भी हमें असाइन किया गया, जैसे अगर हम एक वेबसाइट डेवलपर हैं तो हमें असाइन किया गया वेबसाइट डेवलपिंग का काम। तो जो शुरुआत से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ असाइन हुआ वहाँ से लेकर के जब तक फाइनली कंप्लीट नहीं हो जाता है, वो आता है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाता है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ मिलते हैं, जैसे क्लाइंट और जो डेवलपर होते हैं वो मिलते हैं एक साथ। फिर नेगोशिएट करते हैं, जो कि इस डायग्राम के अंदर ही एक्सप्लेन किया गया है, सब क्रिएशन के अंदर ही आ जाएगा। फिर हम लोग नेगोशिएट करेंगे, कितना पैसा लगेगा, इतना टाइम लगेगा, आप इतने दिन में काम कंप्लीट करके दे दीजिए, वो सारी चीज़ें। फिर अप्रूवल। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन, यानी एक्टिव जो यहाँ पर हमने लिख रखा है एक्टिव वर्क, वो स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग उस हर एक टर्म्स को कंप्लीट करते चलेंगे। फिर मॉनिटर कंप्लायंस, यानी कंटिन्यूसली हम लोग मॉनिटर करते रहेंगे कि हम लोग सही रास्ते पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो पेमेंट होगा और फिर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा। इसको एक पेंटर वाले एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो। सबसे पहले हम लोग पेंटर से बात करेंगे कि चलो भाई घर पेंट करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन हो गया। फिर उससे हम नेगोशिएट करेंगे, वो बोलेगा 50,000 चाहिए, मेरे घर की हालत ख़राब है। हम बोलेंगे नहीं मेरे भी घर की हालत ख़राब है, तुम 48,000 में मान जाओ, ये सारी चीज़ें। फिर हम लोग बोलेंगे अब हो गया ये, वो बोलेगा चलिए कोई बात नहीं, आपके घर की हालत मेरे से ज़्यादा ख़राब है तो 2,000 में कम हो जाएगा, तो उससे आपको घर का हालत अच्छा हो जाएगा, तो चलिए हम मान लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल हो गया ये। फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये सब हो गया तो वो आएंगे अपना काम करेंगे। फिर क्या होगा कि काम स्टार्ट कर देंगे, फिर उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर भी तो करना होगा कि जितना दिन का काम है उतने दिन में कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। हाँ, वो लोग ब्रॉडर सेंस पे इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उन लोगों के दिमाग में ये होता है। कई सारे पेंटर तो ऐसे भी होते हैं कि 2 दिन आराम करेंगे, 4 दिन का काम था तो आखिरी 2 दिन में ही पूरा पेंट कर डालते हैं। तो वो लोग तो फिर सुपर मैन होते हैं, वैसे काम करते हैं। फिर उनको पेमेंट देना है और फिर घर पेमेंट हो गया तो बाय बाय, दोनों लोग अपने रास्ते चल जाते हैं। तो वहीं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के अंदर हमने एक्सप्लेन किया है और इसका पर्पज़ के बारे में भी समझ गया कि अगर काम अधूरा या फिर बीच में रह जाता है तो गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि पहले ही हम लोग सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं और लीगल प्रोटेक्शन से अपने आप को सेफ कर लेते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू अलॉट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट 5 के क्विक शॉर्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस यूनिट को पूरी तरीके से कवर करेंगे, स्टाफिंग इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। देखो, स्टाफिंग इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को सिंपल इस तरीके से रिलेट करो कि जैसे जॉब की वैकेंसी जो आती हैं वो किस लिए आती हैं, ताकि सही लोगों को चूज किया जा सके। और जब सही लोगों को हम लोग चूज करेंगे तो उसकी वजह से जो ओवरऑल प्रोजेक्ट जिस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग हो या फिर किसी भी फील्ड में, अच्छे लोग चुने जाएंगे, अच्छा काम होगा, इफ़िशियंसी इंक्रीज करेगी, ओवरऑल जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होगी। ठीक है, तो ये एक्सप्लिसिट प्रोसेस होता है, यानी हम लोग खुद से मैन्युअली चूज करते हैं, थ्रू एग्जाम्स चूज कर सकते हैं, किसी टेक्निकल इंटरव्यू के थ्रू चूज कर सकते हैं। तो सिंपल स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक ऐसे समझिए लेंस है जिसके थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि किसके अंदर रिक्वायर्ड क्वालिटीज जो हमारे सॉफ्टवेयर से मैच करती हैं वो हैं, जिसके कारण उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वो अच्छे से वर्क कर सके और हमें ओवरऑल प्रोजेक्ट की प्रोडक्टिविटी अच्छी अचीव हो, बेटर। अब देखो, हमने लोगों को चूज कर लिया, उसके बाद हमें ये असाइन करना है कि जो चूज हमने लोगों को किया है वो हमारी स्किल के साथ अलाइंड तो हैं। हमने इंटरव्यूज या फिर एग्जाम्स के थ्रू चेक कर लिया, लेकिन
हमने किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ऐसे समझो कि यूपीएससी की एग्जामिनेशन हो रही है, तो वहाँ से जो भी सारे लोग चुने जाएंगे एग्जामिनेशन के बाद वो आईएएस कंडक्ट मतलब आईएएस के लिए काम करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि उनको हमने चूज किया आईएएस के एग्जामिनेशन के थ्रू हम लोग चूज करेंगे और फिर उनको हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे, नहीं। जिस पर्टिकुलर रोल के लिए जिसको चूज किया गया है उसको वही रोल असाइन करना, वही प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, ऐसे बोलें तो असाइनिंग रोल अकॉर्डिंग टू द स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल, उसको बोलते हैं स्किल अलाइनमेंट। सेकंड जो है वो टीम हार्मनी। टीम हार्मनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसी भी टीम हो वर्ल्ड के अंदर, अगर आप लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं तो उस टीम के अंदर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए एज ए लीडर, और साथ के साथ उसके अंदर किसी प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, और टीम के हर एक मेंबर के बीच में एक बेहतरीन लेवल का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है परफॉर्मेंस इंजन, यानी हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसके अंदर पीक प्रोडक्टिविटी पे लोग काम कर सकें, जिसके कारण जो प्रोडक्ट की ओवरऑल जो हमें आउटपुट अचीव हो वो काफ़ी बेटर हो, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी हो, मतलब अलाइंड हो हमारी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंदर हम लोग इंडिविजुअल और एक ग्रुप जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रही होती है उस पर हम लोग डीप स्टडी करते हैं साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स और उनका यूज करके, बेसिकली डेटा का यूज करके। इसका सिंपल एम ये होता है कि इसकी वजह से ओवरऑल टीम की इफिशियंसी, कम्युनिकेशन और एम्प्लॉई के जॉब सेटिस्फैक्शन को हम लोग बेटर कर पाएँ। ऐसे समझो कि अगर हमने कुआं खुद रखा है तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास कितने लोग आ रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल को कितनी पानी चाहिए, और एक पर्टिकुलर ट्राइब या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप से कितने लोग आ रहे हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग उनके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट कर पाएंगे, उनको उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार पानी दे पाएंगे। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, जिसके कारण उनको भी सेटिस्फाई कर सकें, साथ के साथ वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम इनपुट अपना प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ग्रुप की बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे और एज एन इंडिविजुअल हम लोग उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एक पर्टिकुलर लेवल पे इंडिविजुअल कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि वर्क प्लेस पे हमारी डायनेमिक्स कैसी होंगी, यानी ग्रुप के अंदर कैसे तरीके से कम्युनिकेशन होगा, या फिर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रुप के अंदर अपने लेवल से क्या पार्टिसिपेशन दे सकता है, कितने सारे वर्क्स वो कर सकता है, ये सारी चीज़ें। हमने अभी तक स्टाफिंग वगैरह के बारे में ये समझ लिया कि लोगों को कैसे मैनेज करना है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का रोल क्या होगा ग्रुप के अंदर, पर वो इंडिविजुअल आएगा कहाँ से, वो इंडिविजुअल को हम लोग कहाँ से पिक करेंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर के आएंगे जिसके अकॉर्डिंग उसकी स्किल्स अलाइंड हों और वो अच्छे तरीके से हमारी टीम के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कर सके। तो स्टाफ सिलेक्शन मेथड्स उसी के बारे में है। सबसे पहले इंटरव्यू, यानी हम उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करें और उनको हम लोग चेक करें, बेसिकली ऐसे बोले तो उनके अलाइनमेंट को चेक करें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसिक स्कोप, नीड्स या फिर फ्यूचर गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग एज एन इंडिविजुअल वो अलाइन हो रहा है या नहीं एक पर्टिकुलर व्यक्ति। जबकि सेकंड होता है टेक्निकल टेस्ट। टेक्निकल टेस्ट ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए चेक किया जाता है कि अगर हमारी कंपनी किसी एक पर्टिकुलर बोले तो नीश के अंदर वर्क कर रही है तो उस नीश के अकॉर्डिंग वो इंडिविजुअल फिट है, परफेक्ट फिट है भी या नहीं। इसकी वजह से हम लोग टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए, उस पर्टिकुलर डोमेन के नॉलेज को चेक करने के लिए, जैसा मैंने यहाँ पर लिख रखा है। थर्ड होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस स्पीक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आपके पास पहले से बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया है तो वो आपको अच्छे तरीके से किसी भी डोमेन के अंदर, चाहे वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही क्यों ना हो, लाइफ के रोल्स क्यों ही ना हो, या फिर किसी भी रोल्स में आप एक अच्छे तरीके से आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पाएंगे, अपने आप को दर्शा पाएंगे विदाउट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड। तो एक्सपीरियंस जो होता है वो हमारे रिलायबिलिटी को इंक्रीज़ करता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, साथ के साथ ये एक्सप्लेन करता है कि हम कितने एफिशिएंट हैं, और हमारे ट्रैक रिकॉर्ड्स के बेसिस पर सिंपली बिना कुछ देखे ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड कर सकती हैं कि हमें लेना है या नहीं लेना है। ऐसे समझो कि अगर हमने पिछली किसी कंपनी में वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बहुत झगड़ालू है, ये झगड़ा करता है, ये लोगों की बातें इधर से उधर करता है, ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली आने से पहले ही ऑर्गेनाइजेशन बोलेगी कि आप चले जाइए बिना आए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे हमने पढ़ा था टेक्निकल कम्युनिकेशन वगैरह के अंदर कि कैसे हम लोग अपने टीम को मोटिवेट कर सकते हैं, लीडरशिप वगैरह क्या है, उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है एज अ पर्सपेक्टिव कि सॉफ्टवेयर कंपनी या फिर उस कंपनी के अंदर किस प्रकार से एज एन इंडिविजुअल हमें क्या अपना रोल प्ले करना है, या फिर अगर हम एक लीडर की तरह चूज होते हैं तो हमें क्या रोल प्ले करना है। तो मोटिवेशन का सिंपल मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा ही एक्टिव प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग हर एक एम्प्लॉयज़ को, इवन हम खुद को भी, अपने आप को कंटिन्यूसली ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे लिए क्या प्रायोरिटी है, क्या चीज़ों पर फोकस करना, ध्यान देना जरूरी है बजाय के रील देखने के। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करेंगे कि परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए जो भी सारे तरीके हम लोग अपना सकते हैं जिसकी वजह से लोगों को इनकरेज कर सकें, उसको हम लोग अपने कंपनी, अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके प्राइमरी ड्राइवर्स क्या होते हैं, मतलब किस तरीके से मोटिवेशन दिया जा सकता है एम्प्लॉयज़ को। हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक रिवॉर्ड्स के थ्रू दे सकते हैं, या फिर पीयर रिकॉग्निशन, यानी लोगों के बीच में उसको बताएं कि नहीं तुम अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। और साथ के साथ टारगेट इंसेंटिव्स, यानी टारगेटेड इंसेंटिव। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हमने उठाया, बोला कि नहीं इन्होंने 5 दिन का काम 2 दिन में कर दिया, तो ऑब्वियसली ही मस्ट बी अवार्डेड, ही और सी मस्ट बी अवार्डेड, तो उसको अवार्ड किया जाएगा, बताया जाएगा कि नहीं इन्होंने अच्छा काम किया है, सो दैट लोग भी और मोटिवेट हो सकें। रिजल्ट की बात करें तो ये क्या होता है कि प्रोजेक्ट की मोमेंटम, साथ के साथ टीम को जो बर्नआउट होता है उससे वो अवॉइड करता है, क्योंकि लोगों के पास एक रीजन होता है ना वर्क करने का कि ये अच्छा काम करेंगे तो उसके बदले में ये रिजल्ट मिलेगा। इट माइट बी मटेरियलिस्टिक, साउंड मटेरियलिस्टिक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को सही काम के लिए अगर मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो मोटिवेट करना चाहिए, सो दैट वो अच्छे काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट को ऊपर ले जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिवार्ड्स, रिकॉग्निशन और इंसेंटिव्स। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि इन पर्टिकुलर सीढ़ियों का यूज करके हम लोग कंपनी के अंदर ओवरऑल मोटिवेशन मेंटेन कर सकते हैं, जिसके कारण टीम बर्नआउट और प्रोजेक्ट के मोमेंटम को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं और बर्नआउट को अवॉइड कर सकते हैं। ओल्डहैम हैकमैन मॉडल, ये 1970s के दौरान लॉन्च किया गया एक मॉडल था, जो कि ऐसे बोले तो वेल रिसर्च था और काफ़ी सारी चीज़ों के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया, जिसके बाद कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए। रूल्स इन द सेंस कि इनको ऐसे बोले तो हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसके बाद हम लोग एम्प्लॉय की मोटिवेशन, सेटिस्फेक्शन और परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वर्क के अंदर, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर जिसके लिए उस एम्प्लॉय को चूज किया गया है। जैसे फीडबैक, हम लोग कंटिन्यूसली, फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू हम लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, यानी परफॉर्मेंस की रिव्यूज रेगुलरली। सेकंड आता है स्किल वैरायटी, यानी डिफरेंट तरीके के स्किल्स को और डिफरेंट तरीके के स्किल को कंटिन्यूसली उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर यूज होगा, तो उसके कारण क्या होगा, एज एन इंडिविजुअल हम लोग लर्न करेंगे, फिर उसको यूज करेंगे, तो वो हमारे अंदर बर्नआउट को अवॉइड करेगा, जिसकी वजह से जो वर्क होगा वो ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। थर्ड आता है टास्क आइडेंटिटी, यानी हम अगर किसी पर्टिकुलर टास्क को जब पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे तो हमें एक आइडेंटिटी शिफ्ट देगा, एज एन अचीवर हमने कुछ किया है। मतलब ये सिंपल ऐसे तरीके हैं जिनका यूज करके हम लोग टीम के अंदर, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, मोटिवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन, साथ के साथ इलाइट परफॉर्मेंस को हम लोग अचीव कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ के द्वारा, या फिर खुद के लिए एज ए लीडर भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। टास्क सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये क्या होता है कि जो भी वर्क हम लोग कर रहे हैं वो वर्क जो होगा अगर बेटर तरीके से किया गया, कम टाइम के अंदर किया गया, इफिशिएंटली किया गया, तो ऑब्वियसली और लोगों को पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर इंपैक्ट डालेगा। ऑटोनॉमी का सिंपल मतलब ये होता है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन जैसे होती है ना कि खुद से अकेले ही डिसीजंस बना सकें, उसी तरीके से ऑटोनॉमी होता है, यानी अपने फ्री डिसीजंस बनाने की चॉइस जो होगी ना, फ्रीडम टू मेक डिसीजंस, वो होती है इसके अंदर। यानी अगर हमें लगा कि नहीं इस प्रोजेक्ट के लिए इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की यूज पड़ेगी तो हम चूज करेंगे, उसको यूज करेंगे। आफ्टर दैट वो सारे के सारे लेवल पे इम्पैक्ट डालेगा, चाहे वो टास्क सिग्निफिकेंस हो या फिर टास्क आइडेंटिटी, हम लोग टास्क कंप्लीट कर पाते हैं। तो सिंपल मतलब यही है ऑटोनॉमी का कि जो चाहें वो यूज करें, ताकि हमारे प्रोजेक्ट को और ज़्यादा बेटर क्वालिटी अचीव हो और इफिशियंसी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे ऐसा तो है नहीं कि कोई रोबोट है कंटिन्यूसली काम करता रहेगा, पर मोस्ट ऑफ द कंपनी में ऐसा ही सोचा जाता है कि हम रोबोट हैं, एज एन एम्प्लॉय हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी 7 समुंदर पार भी कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू ऑल टुगेदर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्ट्रेस जो है उसके कुछ कॉजेज होते हैं जिसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप समझें तो उसे ऑब्वियसली एक बेहतर अपने एज अ पीयर आप उसको एक इस तरीके की मतलब सेटिस्फैक्शन दें कि नहीं आपके पास प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा ना कि वो प्रॉब्लम के अंदर है आप उसे बोल दें कि नहीं अब तेरा काम खत्म हो गया तो यहाँ से साइड हो जाए, नहीं। देयर मस्ट बी समवन जो ये समझे कि हाँ अगर ये मेरा पीयर है, एज एन एम्प्लॉय ये मेरे साथ वर्क कर रहा है, तो उसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन के कुछ बेटर टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पीयर जो हमारे साथ वर्क कर रहा है वो स्ट्रेस में है भी या नहीं। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर डेडलाइन है, टाइट काफ़ी डेडलाइंस हैं, जैसे 2 दिन के अंदर काम कंप्लीट करना है और नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल पैनिक हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को समझना, तो ये आइडेंटिफिकेशन के कुछ तरीके हैं, कॉजेज भी बोल सकते हैं जिसको, या फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा बन रहा है, ऑब्वियसली टाइट डेडलाइंस है, काम कंप्लीट नहीं होगा टाइम पे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा ही। फिर आता है मिटिगेशन, यानी कि सॉल्यूशंस। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या सारे प्रॉब्लम्स एक एम्प्लॉय को, एक इंडिविजुअल को, एक पीयर, हमारा पीयर जो अगर है तो उसको फेस करना पड़ सकता है। अब हम लोग उसके सॉल्यूशंस की तरफ लुक कर लेते हैं। मैंडेटरी ब्रेक्स का यूज करना, या फिर इंस्टीट्यूशन जो ओवरऑल वर्क कर रही है उसका हम लोग सपोर्ट लें, साथ के साथ प्रोएक्टिव प्लानिंग, यानी बेहतरीन तरीके से प्लानिंग करें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कि हमें अगर आगे कुछ डेडलाइंस में थोड़ा अगर प्रॉब्लम भी आता है ना तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकें।
हमने स्ट्रेस वगैरह के बारे में समझ लिया। ये भी हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो भी इसी से रिलेटेड है कि सिंपल इन्वायरमेंट को ऐसे मेंटेन करके रखना कि लोग वहाँ पर अच्छे से काम कर सकें। ठीक है, एक हेल्दी वर्किंग प्लेस या फिर स्पेस मेंटेन करके रखना। ऐसा वर्किंग प्लेस ना हो कि कोई आए और उसका सांस फूलने लगे, दम घुटने लगे उसमें, नहीं, ऐसी चीज़ों से बचना होगा। मोस्ट ऑफ द न्यूज इसी के रिगार्डिंग आते भी हैं, जिसमें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि नहीं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये हो रहा है, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये हो रहा है, तो उसकी वजह से जो टीम का ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी होगी वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चली जाएगी। तो इसके प्रिवेंशन के कुछ तरीके क्या हैं कि जैसे ऐसे समझो कि हमने एक बेहतरीन इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखा, तो उसकी वजह से सिंपल यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया कि होगा क्या। इसकी वजह से जो एम्प्लॉय का वेलबींग होगा ना, वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। यानी वो झगड़े और झंझट में फंसने की बजाय वो एक्चुअल काम जो है उस पर ध्यान दे पाएगा, और उसकी वजह से उसका हेल्थ साथ के साथ सेफ्टी दोनों चीज़ें बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे मेंटेन रहेंगी ऑल टुगेदर हमेशा। अब जैसे एक स्टैंडर्ड होता है कि एक पर्टिकुलर बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं एथिकल एंड प्रोफेशनल कंसर्न्स, यानी कि उसके पास कुछ कुछ कोर वैल्यूज होती हैं, यानी कि उसे ऑनेस्ट रहना है अपने प्रिपरेशन के दौरान, तो उसे जब प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो उस दौरान भी उसे ऑनेस्ट रहना है, इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना है, साथ के साथ एक प्रोफेशनल एथिक्स जो नियम कायदे हैं, वैसे बोले तो नैतिकता के कुछ रूल्स हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। डेटा सिक्योरिटी, ये साइबर सिक्योरिटी के भी अंदर भी हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको एक इंडिविजुअल को सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को एक्सेस नहीं देना होता है, उनको उनके कंप्यूटर पर वर्क करने की बजाय ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कंप्यूटर देना होता है ताकि डेटा लीक ना हो, जिसकी वजह से यूजर का डेटा और प्राइवेसी जो हो वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। साथ के साथ अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करना कि जो भी प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं, जो भी उसका आउटकम आएगा, वी विल बी अकाउंटेबल, हम लोग उसके जिम्मेदार होंगे। वर्किंग इन टीम्स, ऐसा बोला जाता है कि अगर दूर चलना है तो साथ लोगों को साथ लेकर के चलो, पर अगर तेज़ चलना है, जल्दी चलना है, तो उसके लिए तुम्हें अकेले ही चलना पड़ेगा। तो जब दूर चलना है ना, तो उसके लिए तुम्हें टीम के साथ वर्क करना ही पड़ेगा। तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना वो एक दिन का तो काम है नहीं, और एक दिन में हो जाता तो फिर तो ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अकेले बैठते और हम कंप्लीट कर देते, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बहुत सारे स्टेजेस जैसे हमने पढ़ रखे हैं, डिजाइन, कोडिंग, रिक्वायरमेंट, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें। तो टीम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अकेला बंदा टेस्टिंग नहीं कर लेगा, मेंटेनेंस भी नहीं कर लेगा, डिजाइन भी नहीं कर लेगा। सिंपल कहने का ये मतलब है, लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वर्किंग इन टीम्स में हम लोग आते हैं सबसे पहले डायनेमिक्स, यानी एक्टिव कोलेबोरेशन और इक्विटेबल, यानी प्रॉपर शेयरिंग। अगर हम प्रोजेक्ट की प्रॉपर शेयरिंग करते हैं, जैसे 10 लोग हमारे पास हैं, तो प्रॉपरली अगर हम लोग शेयर करते हैं कि इस प्रोजेक्ट का ये पार्ट आपने कंप्लीट करना है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ये पार्ट आपने वो कंप्लीट करना है, तो वो काफ़ी बेटर हो जाएगा हमारे लिए। इसका एडवांटेज क्या होगा, इसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल पेयर प्रोग्रामिंग हो सकता है, जिसके अंदर 2-3, ऐसे तो पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब 2 ही लोग एक साथ होते हैं, एक कोड करेगा, दूसरा अंडरस्टैंड करेगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सिंपल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टीम्स का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर मैन जो कि उस समय पर एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, वो दूसरा काम नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई टेस्टिंग कर रहा है तो वो ये नहीं देख पाएगा कि जो प्रॉब्लम हमने फिक्स किया क्या वो फिक्स हुआ या नहीं, उसके लिए दूसरी आंखें चाहिए जो दूसरा कोई देख सके। सिनर्जी का सिंपल मतलब ये होता है कि जब एफर्ट्स कंबाइंड होते हैं ना, तो उसकी वजह से एफिशिएंसी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। 2-3 लोग एक साथ काम जब करते हैं तो उसकी वजह से एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। हाँ, लोग काम करने वाले होने चाहिए। डिसीजन मेकिंग को ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये लाइफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग मल्टीपल अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे ऑप्शंस में से कुछ ऐसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो कि हमें सेटिस्फाई करें, जो कि कम रिसोर्सेज को यूज करें और मैक्सिमम आउटपुट दें, उसको हम लोग चूज करते हैं, उसको हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। उसका तरीका क्या है, जैसे मैंने बोला मल्टीपल अल्टरनेटिव्स, तो उसके लिए हमें डेटा को एनालाइज करना होगा। बहुत सारे हमारे पास डेटा हो सकते हैं जिसको एम्पिरिकल डेटा बोल सकते हैं, उन पे हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे, चेक करने की कोशिश करेंगे कि एक पर्टिकुलर अगर सॉल्यूशन है तो वो कहाँ पर फेल कर रहा है, अगला सॉल्यूशन है वो कहाँ पर फेल कर रहा है, तीसरा जो है वो कहाँ पर फेल कर रहा है। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग ये चूज करेंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है एनालाइज के अंदर। उसके बाद हम लोग उसमें से सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे कि हमारे लिए क्या बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता है। उसके बाद हम लोग उस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को यूज करके, उस पर्टिकुलर डेटा को यूज करके, जैसे रिसोर्सेज को यूज करके, हम लोग अपने आप को इफेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे और एक इफेक्टिव सोल्यूशन को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि कौन से काम को अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। पता चले हमारी जो टीम है वो गेम्स डेवलप करने की टीम है और हमने चूज कर लिया प्रोजेक्ट दूसरे किसी चीज़ का, तो ऑब्वियसली जो डिसीजन, जो एनालिसिस प्रोसेस है वही हमारे लिए गलत हो गया। उसके बाद हम ना सॉल्यूशन परफेक्ट चूज कर पाएंगे और ना ही
गोल को अचीव कर पाएंगे। अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, हमने एनालिसिस भी कर लिया, प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट की तरफ हम लोग बढ़ गए। अब हम लोग ये समझते हैं कि जब हम लोग एज एन एम्प्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। पहला हो गया फंक्शनल, ये टाइप हो गया। और कोर फोकस क्या होता है, डिपार्टमेंट बेस्ड, यानी इसके अंदर जो समझे तो ग्रुप बाई स्पेशलिटी, यानी किस काम के लिए किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को चूज करना है। ये जैसे एचआर हो गए, आईटी, ये सारी चीज़ें। तो उसका सिंपल ऐसे मतलब समझो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो होगा एक चीज़ पे काम कर रहा होगा। यहाँ पर सिलोइड जो लिखा गया है, दूसरे जो ग्रुप होंगे वो दूसरी चीज़ पे काम कर रहे होंगे। तो दूसरे जो ग्रुप पे काम कर रहे हैं या दूसरे जो इंडिविजुअल की ग्रुप है वो ये नहीं जान रही होगी कि पहला ग्रुप का इंडिविजुअल क्या कर रहा है। तो सिंपल इसका मतलब ये हो गया, ऐसे समझो कि सोलो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक चीज़ को उठाएगा, उसको फिनिश करेगा, उस पर अगला फिर, और अगर काम करने वाला होगा तो अगला ग्रुप काम करेगा, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, ऐसे। जबकि प्रोजेक्ट के अंदर बात करें तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर क्या हो जाएगा कि टीम को हम लोग पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेंगे। जैसे क्रिकेट की टीम, बॉलर, फील्डर, बैट्समैन, सारे के सारे लोग एक साथ ही प्ले करते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बेस्ट होता है। प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या हो गया कि क्रिकेट का मैच हो गया, ये हॉकी के लिए भी अप्लाई हो सकता है, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, किसी के लिए, कि प्रोजेक्ट है गेम को खेलना, गेम को जीतना, जिसके लिए टीम फॉर्म हुई, उसके अंदर कोच, जो प्लेयर है वो सारे के सारे लोग आएँ। और जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है वो ये है कि प्रोजेक्ट यानी गेम को स्टार्ट करना है, गेम को फिनिश करना है, ये हो गया प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल। और उसके लिए टीम हमने फॉर्म कर रखी है। जबकि फंक्शनल के अंदर क्या हो गया कि एक इंडिविजुअल अलग अलग ग्रुप्स के लोग हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो काम कर रहे हैं, पर क्या काम कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं होता। और मैट्रिक्स ये हाइब्रिड अप्रोच होता है, जिसके अंदर ऐसे बोलें तो कुछ ग्रुप्स भी फॉर्म होती हैं जिनको किसी का आइडिया नहीं होता है। साथ के साथ हम लोग ये भी यूज करते हैं कि टीम को ऑर्गेनाइज भी करते हैं। अब टीम को ऑर्गेनाइज करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि नहीं, आपने इस पे काम किया, आपने इस पे काम किया, तो एफिशिएंसी हमारी इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है। हम लोग अगर कुछ कम भी होता है तो उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर पाएंगे। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि हमें मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो प्रोजेक्ट को याद रखो, क्रिकेट की या फिर किसी स्पोर्ट्स की टीम से फंक्शनल को याद करो, इंडिविजुअल का ग्रुप, जो ये नहीं जानते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स किस चीज़ पे काम कर रहा है। और मैट्रिक्स यानी कि ये हाइब्रिड अप्रोच है। ये तो हमने समझ लिया रियल टाइम बेसिस पर कुछ ऐसी भी टीम्स होती हैं जो डिस्पर्स्ड या फिर वर्चुअल होती हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन जियोग्राफिकली डिफरेंट लोकेशंस पे काम कर रहे होते हैं और यूजिंग डिफरेंट टूल्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोर रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो इसके लिए कनेक्शन चाहिए वो ओवरऑल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और रिगरस कोऑर्डिनेशन उन इंडिविजुअल्स के ग्रुप के बीच में होना चाहिए। सक्सेस इस चीज़ पर रिलाई करेगा कि जो टाइम जोन का फ्रिक्शन है वो कम से कम हो। कहने का मतलब ये है कि अगर इंडिया के अंदर 5 बजे किसी प्रोग्रामर ने कोड करके फिनिश कर दिया तो जो डिफरेंट रीजन है उसके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट होना होगा और उसको उसके अकॉर्डिंग पता चले कि एक प्रोग्रामर ने 5 बजे अपना काम कंप्लीट कर दिया और वहाँ पे अभी रात का 10 बज जा रहा है और वो सोया हुआ है, तो ये वर्थ इट नहीं होगा। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि सक्सेस इस चीज़ पे रिलाई करेगा कि टाइम का जो जोन का जो चेंजेस है उसको अवॉइड किया जाए और टीम का जो प्रॉपर अलाइनमेंट है उसको फिक्स किया जाए। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हो, जैसे न्यूज़ एजेंसीज होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर न्यूज़ एजेंसी या फिर वहीं न्यूज़ की जो टीम्स होती हैं, जैसे मान लो दिल्ली में टीम बैठी हुई है, तो अगर मान लो कुछ आगरा में कुछ न्यूज़ होता है तो उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को बोला जाएगा टाइम जोन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। अगर मान लो न्यूज़ 3 बजे घट रही है तो उन्हें 3 बजे ही कॉल करना होगा, 3 बजे ही बताना होगा, वरना पता चले कि 3 बजे न्यूज़ हुई, 3 बजे कोई घटना हुई है और रात के 8 बजे वो जो टीम का मेंबर है वो रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं अभी मैं आगरा में हूँ और आप मुझे बोल सकते हैं मैं इसके यहाँ जा सकता हूँ, तब तक तो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी होंगी, 5 घंटे का ब्रेक हो गया ना। तो सिंपल कहने का ये मतलब है कि टीम्स ऐसे फॉर्म हम लोग कर सकते हैं जो कि वर्चुअली कनेक्टेड हो इंटरनेट के थ्रू, बहुत सारे टीम्स, लेकिन उनके बीच में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल होना चाहिए, रिगरस उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। साथ के साथ जो टाइम जोन का बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपरली अलाइंड ऐसे होना चाहिए कि लोग एक दूसरे के साथ किसी भी टाइम अगर एक जो ग्रुप है वो काम कर रहा है किसी प्रोजेक्ट पे तो दूसरे ग्रुप से वो कांटेक्ट कर सकें। अब हमने समझ लिया कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकती हैं, अलग अलग टाइप्स के अंदर समझा, मैट्रिक्स, हाइब्रिड, ये सब चीज़ें, मतलब मैट्रिक्स हाइब्रिड एक ही हैं, फंक्शनल, प्रोजेक्ट बेस्ड, तो उसके बारे में हम लोग समझ गए। साथ के साथ हमने ये भी समझा कि टीम्स कैसे काम कर सकती हैं। अब टीम्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसे कैसे हो सकता है, 2 तरीके से। एक होता है फॉर्मल का मतलब क्या होगा कि रिपोर्ट, ईमेल या फिर मेमोज का हम लोग यूज कर सकते हैं, जबकि इनफॉर्मल के अंदर क्या होगा कि ये कैजुअल होते हैं और इसके थ्रू हम लोग तुरंत चैट्स कर सकते हैं, क्विक कॉल कर सकते हैं अपने टीम मेंबर को, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का एक स्ट्रिक्ट प्लान होता है जिसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रूल्स डिफाइन करेंगे, फिर हम लोग चैनल सेलेक्ट करेंगे और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसकी वजह से होगा क्या कि हम लोग ये पता कर पाएंगे, अब भाई हमें सब कुछ पता ही है कि हम किसके अकॉर्डिंगली क्या कौन सा चैनल चूज कर रहे हैं, कौन से रूल्स डिफाइन कर रहे हैं,
फॉर्मल यूज कर रहे हैं या इनफॉर्मल यूज कर रहे हैं, तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से हम लोग स्मूथ कोऑर्डिनेशन साथ के साथ प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी कन्फ्यूजन को हम लोग ईजिली अवॉइड कर पाएंगे। कन्फ्यूजन अवॉइड करने का सिंपल तरीका ये है कि जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उस पर चलना, और स्ट्रिक्ट रूल पे चलने के लिए ही कम्युनिकेशन प्लान बनाया गया है। इसके बारे में, लीडरशिप के बारे में हमने बहुत बार पहले भी पढ़ रखा है। लीडरशिप को सिंपल इस तरीके एक्सप्लेन करें कि जो लीडर होता है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसका काम होता है कि उसके अंदर एक एक्टिव ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिसके थ्रू वो लोगों को गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके, साथ के साथ जिस टीम के साथ, जो प्रोजेक्ट टीम के साथ वो काम कर रहा है उनको वो डीपली इन्फ्लुएंस कर सके। स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट की बात करें तो इसकी वजह से होगा क्या, सिंपल डेटा बैक्ड या फिर ऐसे बोले तो सुपीरियर डिसीजन मेकिंग हो जाएगा हर एक लेवल पे। हमने पढ़ा ना, लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, इम्पैक्ट डालना उसे आना चाहिए, जिसका मेन बेसिस ये है कि वो क्या कर सके कि डिसीजन मेकिंग जो हो वो उसको बहुत ही बेटर कर सके, इन्हांस कर सके, सिंपल कर सके। अल्टीमेट गोल क्या है, जो लीडर होना चाहिए वो परफेक्टली विजन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। और उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए उसे जो भी यूज करना पड़ सके, चाहे उसे लोगों को गाइड करना पड़े, मोटिवेट करना पड़ सके या फिर इन्फ्लुएंस करना पड़ सके, वो सब उसको आना चाहिए, कर पाना चाहिए। ऐसे बोलें तो लीडर ऐसा होता है जिसको डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना है, चाहे उसके लिए साम दाम दंडभेद कुछ भी यूज करना पड़े वो करेगा। थैंक यू अलॉट। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो PDF के लिंक ऑलरेडी इज इन द डिस्क्रिप्शन।